सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करिए। ओके, ठीक है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने ख़त्म कर लिया है और इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल आज से शुरू होगा। तो और आज के लिए इस लेक्चर में हम इंडिया और उसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे। दैट इज़ इंडिया एंड इट्स लोकेशन बेसिक्स कवर करेंगे। ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी में उतरने से पहले ये देख लेते हैं इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और बेसिक्स जो है उसकी ज्योग्राफी क्या, कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, कौन कौन से हैं, कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, कहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होती है। ठीक है, एंड लैंड बाउंड्री, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें या कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो कितनी है, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। राइट, ओके। सर आपका सीपीओ में टॉपर कहाँ है? बेटा हमारे घर में बैठा है, ये है सामने, ये बैठा पढ़ रहा है, बोल रहा था सीजीएल की तैयारी करनी है, तो अभी सामने बिठा ले हुए हैं। डाल दो सिलेक्शन तो दिक्कत, ना डालो तो दिक्कत। क्यों? डाल दो तो दिखावा, ना डालो तो लगता है कोई चलो बेटा, ये भी तुम्हारी मंशा पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, और बाकी डालने की ज़रूरत नहीं है। वो जब बाकी अगर कोचिंग वाला अगर इंटरव्यू कोई लेता है, ठीक है, निष्पक्ष तरीके से, तो उसमें आ जाएगा सामने, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो तो बेटा तुम यहाँ पे फोकस कर लो, है ना, इंडिया एंड लोकेशन पे। हैप्पी गोवर्धन पूजा सभी को, हैप्पी गोवर्धन पूजा। और आई थिंक भाई दूज भी है क्या? क्यों, आज ही होता है क्या भाई दूज? क्यों भाई, ये कल था या कल है? हाँ, कोर्स लाइफ नहीं है वो, 100 ईयर के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ओके जी, हाँ ये तो बड़ी दुख की बात है, 100 साल बाद तो एक्सपायर हो जाएगा। और फिर मान लो तुम्हें 101वें साल अगर पढ़ना पड़ गया, जो भी है। नदियाँ नदियाँ करेंगे, नदियाँ भी करेंगे। जैसे आज तो हम बेसिक्स कवर करेंगे, ठीक है, कि किन किन कंट्रीज़ के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, कोस्टल बाउंड्री इंडिया की कितनी है। देन उसके बाद हम लोग कल से फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट करेंगे, देन नदियाँ आएंगी। ओके, अच्छा कल है, ओके कल है, ओके ओके ओके। अगले दिन ही होता था शायद भाई दूज, तो पहले तो चलो कोई नहीं। ठीक, स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड इट्स लोकेशन। सबसे पहली बात तो ये आपको पता है ये चीज़, एंड दैट इज़ कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द लार्जर, अगर हम बात करें, ये सब हम पहले से पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो उन्होंने 1911 में दी थी, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो पूरा लैंड मास है, जो पूरा भूभाग है, वो एक साथ था, पैंजिया, और जो पानी था वो पूरा एक साथ था, जिसका नाम था पैंथालासा। पैंजिया और पैंथालासा, ये जो पैंजिया है ये मिलियंस, और ये देखो ये लिखा है ना, परमियन, ट्रासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। बैच में ही मैं एक छोटा सा रिकॉर्ड करके 15-20 मिनट का एक लेक्चर डाल दूंगा, तो आज कल में मैं डाल दूंगा उसको, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, वहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा। इस बार सवाल भी आया था इस पे, परमियन, ट्रासिक, मतलब कुछ तो आया था इस पे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, जो 2-3 क्वेश्चन आए थे। और बाकी मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पे कि क्या परमियन है, क्या ट्रासिक है, क्या जुरासिक है, क्या क्रिटेशियस है। तो 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, उसको देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं अलग से डाल दूंगा। ऑलराइट, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि 250 मिलियन साल पहले, ये तो यार पता है, मैं फिर से वही क्या सेम चीज़ रिपीट करूँ। ठीक है, आई होप कि सभी लोग पढ़ के आएंगे। नहीं पढ़ के आए तो चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हों जिन्होंने अभी, हो सकता है कोर्स में एनरोल किया हो और अभी इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हों। देखो, 250 मिलियन साल पहले पूरा लैंड मास एक साथ अटैच था, जो पूरा वाटर बॉडी था वो एक साथ था, दैट वाज पैंथालासा। फिर ये जो पैंजिया है ये लगभग 200 मिलियन साल पहले से ये ब्रेक हुआ। ब्रेक किस में हुआ? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। जो ऊपर वाला पार्ट जो ड्रिफ्ट किया ऊपर की ओर, लॉरेशिया, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, ये आप देख सकते हो इंडिया है, दैट इज इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ओके, तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। देन धीरे धीरे, तो यानी कि वो नीचे की ओर था, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आप देख सकते हैं इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और वो काफ़ी नीचे इक्वेटर से है, लेकिन धीरे 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 इसका अपवर्ड ड्रिफ्ट शुरू हुआ। इसके बारे में हम कल भी जब हिमालयास करेंगे तो वहाँ पर भी डिटेल में विस्तार में और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस तरीके से धीरे धीरे ड्रिफ्ट होकर हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने। ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने,
और ज़रा बताइए कितने कॉन्टिनेंट है। वैसे भी ये चीज़ें हमने करी नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम लास्ट में कराऊंगा, एक जो आखिरी लेक्चर होगा जिसमें कि सारी चीज़ें हम देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री से पास हो रही है, इक्वेटर किन कंट्री से पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन कंट्री से पास हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम एंड लेक्चर में देखते हैं, जहाँ पर कौन सी हाईएस्ट पीक किस कॉन्टिनेंट की, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो खैर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, ये जो लैंड मास है 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ है, जैसे कि आपका एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये ठीक है। वो अगेन हम आखिरी क्लास में देखेंगे। अभी इंडिया इज़ दी 7th, क्योंकि हम इंडिया के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इंडिया के बारे में। तो इंडिया को अगर बात करें एरिया टर्म्स में तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट बिंग द रशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कनाडा है, देन चाइना, देन यूएसए, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। सो इंडिया इज़ दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। जो भारत विश्व के पूरा जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, उसका 2.4% भारत ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ये है एरिया के टर्म्स में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूरा जो भी ज़मीन का हिस्सा देखें हम, जो भी पूरा ज़मीन का हिस्सा अगर हम ये मैं कंसिडर करूँ, तो उसमें इंडिया का जो पार्ट है, जो करंट पोजीशन है ये, उसमें 2.4% है सिर्फ इंडिया का। लेकिन पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर हम देखें तो 17.7%, और वो भी कब, 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 का सेंसस हुआ था, उसके बेसिस पे। अभी जो लेटेस्ट जनगणना जो चल रही है, सेंसस चल रहा है, जब इसके आंकड़े आएंगे तो बिल्कुल ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नंबर बढ़ा हुआ ही मिलेगा। क्यों बढ़ा हुआ मिलेगा? क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि चाइना को भी हमने सरपास कर दिया है इंडिया ने पॉपुलेशन के टर्म्स में, तो ये नंबर बढ़ा ही हुआ मिलेगा। तो अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करें 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, लेकिन पॉपुलेशन देखें तो 17.7% वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ भारत में रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम एरिया ऑफ लैंड पे कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर आप आज देखोगे तो मतलब आज हालत ये है कि दुबई जैसा डेवलप्ड सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूएई कंट्री में आता है, दुबई कोई कंट्री नहीं, यूएई कंट्री में, आपको आई थिंक पता होगा, ठीक है, छोटा सा एक अरब नेशन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत छोटा सा, उसमें एक छोटी सिटी है दुबई। वहाँ पे प्रॉपर्टी के आज उतने रेट्स नहीं हैं जितने कि मुंबई में है। आप ये समझ लो, जितने कि गुड़गांव में। क्यों? सिंपल रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, बहुत ही कम एरिया में। दैट इज़ वाई 17.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन इंडिया, एंड इसी की वजह से भारत में गरीबी और ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। खैर, डिड यू नो द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। पता है कितना छोटा ही है? अगर मैं अपनी सिटी से कंपेयर कर लूँ, दैट इज़ कानपुर से, तो कानपुर से क्या लगता है कितना छोटा होगा? क्यों सर? क्लाउड्स अल्बीडो नहीं करवाया, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। क्लाउड्स का अल्बीडो मैं अभी करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है, उसको आप ऐड कर लेना, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, वो मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, आज स्लॉट बुकिंग होनी है, तो स्लॉट बुकिंग करवा लेना CHSL के लिए, ठीक है। चलो हबीबी कम टू दुबई। हाँ, ये बस सही, RIP हिंदी मीडियम, क्या RIP हिंदी मीडियम? नहीं, क्या ऐसा करवा दिया जो हिंदी, बस RIP हिंदी मीडियम इनका फिक्स है। आगे बस RIP हिंदी मीडियम, पढ़ने में कुछ ध्यान नहीं ना, RIP हिंदी मीडियम, बस इतना ही आता है। कानपुर कान के बराबर है, और कान में तुम्हारे झन्नाटे से दार लगेगा, ठीक है। तो कानपुर से लगभग आप मान लो कि आप ये समझ लो कि लगभग 600 कानपुर आ जाएंगे, वेटिकन मतलब 600 वेटिकन सिटी आ जाएंगे एक कानपुर के अंदर, इतना छोटा है लगभग, मतलब एग्जैक्ट 600 तो नहीं है, लेकिन आप 590 टाइम्स छोटा है कानपुर से वेटिकन सिटी। आप समझ सकते हो कितना छोटा होगा, ठीक है। अब बेटा जो लोग सो रहे थे जागे, ठीक है, क्योंकि अब जो है मेरा नहीं तुम्हारा काम है अभी यहाँ पे। अब मैं एक एक करके, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है 28 राज्य हैं भारत में, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मैं एक एक करके लिखूंगा, ठीक है। बस मैं आपका बेसिक टेस्ट करना चाहता हूँ नॉलेज, कि आपको पता भी है कि नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ त्रिपुरा, मिजोरम, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं, कि भाई आपको पता ही नहीं है। तो कोई नहीं, बचपन वाली एक्टिविटी हम कर लेते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। आप एक एक करके बताएंगे क्या है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से लिखिए कमेंट में, ये एक्टिविटी ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपको नहीं पता है कौन सा स्टेट
कहाँ पर कौन सी यूटी लोकेटेड है, तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ओके, चलो करो। चलो, तो ये आई थिंक सबको कर लिया होगा। ये लद्दाख है आपका, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जो पहले एक हुआ करता था लेकिन अभी डिवाइड हो चुका है। ये आपका कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश है। और किसी दूसरे का देख के मत लिखना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई ऐसी क्लास चल रही है जिसमें आपको किसी को इम्प्रेस करना है या फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी अगर आपने बोल दिया हिमाचल को हरियाणा, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आपने देख के लिखा तो फिर पूरा जो ये एक्टिविटी करवाने का पर्पस है वो पूरा डिफीट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। चौथे नंबर पे ये पंजाब है। पाँचवें नंबर पे क्या ही है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ योर हरियाणा, ठीक है। और बस यहीं बीच में लोकेटेड है क्या, दिल्ली। दिख रहा है आपको दिल्ली, ये है आपका दिल्ली, दिस इज़ योर दिल्ली। ये क्या है, राजस्थान है। ये आई थिंक इतना तो सबको पता होगा, गुजरात है, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है, विच इज़ दिस स्टेट, लेट्स मार्क इट एज 6, मार्क इट एज 7, मार्क इट एज 8, ठीक है, मार्क इट एज 9। बताओ 6, 7, 8, 9 बताओ जल्दी से, क्योंकि अभी मैं आपको ये कराऊंगा कि कौन सा स्टेट किस कंट्री के साथ बाउंड्री बनाता है, तो फिर वो उसके लिए ज़रूरी एक्टिविटी, बिल्कुल, ठीक है। छठवें पे अगर देखेंगे तो दिस इज़ योर उत्तराखंड, ठीक है। दिस इज़ योर उत्तर प्रदेश, दिस इज़ योर बिहार, ठीक है। दिस इज़ योर सिक्किम, ठीक है, ये सिक्किम है, ठीक। देन यहाँ पे आ जाए, नॉर्थ ईस्ट में आ जाए, या फिर पहले चलो यहाँ पर मेन लैंड का, या मतलब मेन यहाँ पर का कवर कर लेता हूँ, भी मेन लैंड में ही आता है, कोई कोस्टल नहीं है वो। 9 के बाद आ जाते हैं, ये 10 क्या है, 11 क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है, बताओ। 10, 11, 12, 13, तो क्या है ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है। ये है आपका छत्तीसगढ़, ये है आपका झारखंड 11वें नंबर का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, 14, 15, 16, बताओ। 14, 15, 16 और 17 और 18, बताओ। 14, 15, 16, 17, 18, तो 14 क्या है, ये है आपका कौन सा स्टेट, आंध्रा, ठीक, आंध्रा ही है। और आंध्रा की कैपिटल बताएंगे आप, आंध्रा की कैपिटल क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द स्टेट फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014, ये है आपका तेलंगाना। इसका कैपिटल बताएंगे तेलंगाना का। 15th अगर बात करेंगे, दिस इज़ योर तमिलनाडु। 16th की अगर बात करेंगे, दिस इज़ योर केरला, ठीक है। और 18th की अगर बात करेंगे, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे आंध्रा, तो आंध्रा की कैपिटल क्या है, आंध्रा की कैपिटल है अमरावती, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, ठीक है। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो कैपिटल इसकी चेन्नई हो जाएगी। केरला की क्या है, तिरुवनंतपुरम। और कर्नाटका की तो आपको पता ही है, बेंगलुरु। देन ये बताइए, ये 19th नंबर मैंने मार्क कर दिया, 19th क्या है, 20th क्या है, और 21 क्या है, बताइए जल्दी से। तो दिस 19th इज़ योर गोवा गॉन, ठीक है। हालत आज ये है कि गोवा में भी टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। गोवा के भी खैर आखिर में अच्छे दिन आ ही गए, ठीक है। महाराष्ट्र, देन ये है आपका एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो गोवा, महाराष्ट्र और एमपी, क्लियर है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आएंगे तो दिस कैन बी, ये 22 है आपका, ये 23 है, ये 20, या तो ऐसे कर लो 22, 23 छोड़ दो, ज़्यादा हो जाएगा, आप ऐसे मार्क कर लो ABCD, ठीक है। ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, या AB ऐसे मार्क करो, ABCD, ये इसको करो E, इसको करो F, इसको करो G। अभी मार्क कर दो ABCDEFG, कौन कौन कहाँ कहाँ है। तो A है ये आपका अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल, ये एक्टिविटी आपको करनी है, खुद से ध्यान रखिए आप, ठीक है। नहीं आता है तो फिर से ब्लैंक मैप लो और उसमें मार्क करो कौन सा क्या स्टेट है। अगर वो नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा आपको कि कौन सा स्टेट किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। ये है आपका नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, ये है आपका सबसे आखिर में मिज़ोरम, ठीक है। ये जो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये है असम, और ये जो बांग्लादेश के ऊपर बैठा हुआ है ये है मेघालय। सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को यहीं पे होती है नॉर्थ ईस्ट में।
सेंटर में तो दिक्कत नहीं होती, मेनली साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होती है। देखो नॉर्थ ईस्ट में बहुत आसान है, अरुणामामी, अरुणामामी, ये याद कर सकते हो। नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में अरुणामामी याद हो गया। बांग्लादेश के एकदम गोद में ऐसा कह सकते हो बैठा हुआ है मेघालय, और मेघालय को चारों तरफ से या फिर 3 तरफ से घेर रखा है किसने? असम ने। असम ने पूरी ओर से घेर रखा है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि मेघालय सिर्फ बांग्लादेश और असम के साथ ही बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं अब इस कलर से, दैट इज़ पर्पल कलर से मार्क करूँगा, वो कंट्रीज़ हैं। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री है, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है, और ये कौन सी कंट्री है? बता। 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी कंट्री है? जल्दी बताइए। तो ये तो है पाकिस्तान, ये है चाइना, ठीक है। पाकिस्तान, चाइना, दिस इज़ योर नेपाल, दिस इज़ योर भूटान, दिस इज़ योर म्यांमार एंड दिस इज़ योर श्रीलंका। एंड विच कंट्री इज दिस? 7th नंबर, 7th है आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ आपको और स्टेट्स पता होने चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप फिर से उसको एक बारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लीजिए, ठीक है। यस, ये कौन सा स्टेट है ज़रा बताइए तो। विच इज़ दिस स्टेट, जो भाई मैं मार्क कर रहा हूँ, जो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है। अगर आप इसको नोटिस करें तो बांग्लादेश से ये तीनों साइड से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है? देखो ये यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश है। ये पूरा बांग्लादेश है आपका, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। बस इस साइड जो है इंडिया है। तो ये है आपका त्रिपुरा, जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आप, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो अब हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया में, सबसे छोटा कौन सा, और सारी चीज़ें। तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, जबकि गोवा सबसे छोटा है। लेकिन ये है एरिया के टर्म्स में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, पॉपुलेशन के टर्म्स में, तो यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, वाइल सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, और अगर सिक्किम की बात करें तो वहाँ पे सबसे कम। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, जबकि सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट यूटी, व लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट एरिया के टर्म्स में। पॉपुलेशन के टर्म्स में दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी, व लक्षद्वीप इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड। यानी कि लद्दाख एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा है, लक्षद्वीप एरिया के टर्म्स में सबसे छोटा। पॉपुलेशन के टर्म्स में दिल्ली सबसे बड़ा है, और लक्षद्वीप अगेन पॉपुलेशन के टर्म्स में भी सबसे छोटा ही है। ऑलराइट, क्लियर? क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक है। ओके, काफ़ी लोगों को, हाँ मुझे पता था ये डाउट आएगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं सर, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लार्जेस्ट। जम्मू कश्मीर नहीं, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर का लगभग 42,000 स्क्वायर किलोमीटर की समथिंग अप्रॉक्स एरिया है। वहीं अगर हम बात करें यूटी ऑफ लद्दाख की, तो उसका 59,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो लद्दाख ही आपका लार्जेस्ट होगा, ना कि JNK। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़। आई होप आपको पता हो गया। 28 राज्य तो हमने गिन लिए, 8 यूटीज़ भी हम गिन ही लेते हैं, ठीक है। 8 यूटीज़ कौन कौन सी हैं? तो 8 यूटीज़ में सबसे पहली तो हमने देखा था कौन सी सर, इसमें नहीं भाई, ध्यान रखना, यूटी के टर्म्स में आपका लद्दाख ही लार्जेस्ट होगा। ऑलराइट, लद्दाख, ठीक, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपने देखा दिस इज़ योर दिल्ली। देन यहाँ पे है आपका चंडीगढ़, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो छोटा सा अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है, दिस। देन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो सबसे पहले तो आप, तो ये लक्षद्वीप है। दिस इज़ योर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। इनको ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं बिकॉज एक आइलैंड तो है नहीं। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, सिंपल। देन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको पुडुचेरी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो पुडुचेरी यहाँ पे भी है, यनम कहलाता है। देन यहाँ पे है माहे, देन यहाँ पर है पौंडीचेरी, और यहाँ पर है कराईकाल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज़ योर यनम आंध्र प्रदेश में, जो कि पौंडीचेरी का पार्ट है। दिस इज़ योर पौंडीचेरी, दिस इज़ कराईकाल, और ये है आपका माहे, ठीक, क्लियर? क्लियर है ये? तो कितनी हमने देख ली? 1 2
3 4 5 हैं कितनी टोटल? 8, 6 7, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और 8वीं कौन सी है? 8वीं आपकी दादर नगर हवेली दमन और दीव। तो यहाँ पे और ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपके दादर नगर हवेली और दमन और दीव। ये है आपका दमन और दीव, ये है दादर नगर हवेली। दोनों को अभी मर्ज कर दिया गया है, आपको पता है 2019 में, ठीक है। तो उसके बाद से ये दोनों मर्ज्ड हैं, पहले अलग अलग थी लेकिन अभी मर्ज्ड हैं। तो टोटल कितनी आपकी यूटीज हो गई? 8। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है इंडिया के। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, सदर्न मोस्ट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट क्या है और वेस्टर्न मोस्ट क्या है। तो ईस्टर्न मोस्ट अगर पॉइंट बात करेंगे तो दिस इज योर केबितू। केबितू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे इट इज़ गुहार मोती, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। नदर्न मोस्ट की बात करेंगे दिस इज योर इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में। सदर्न मोस्ट की बात करेंगे दिस इज योर केप ऑफ कैमोरिन, ठीक है, केप कैमोरिन या कन्याकुमारी इसको बोलते हैं। और सदर्न मोस्ट में एक और आता है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो ये जो आप अंडमान निकोबार देख रहे हैं और ये लक्षद्वीप देख रहे हैं, इनको हम मेन लैंड का हिस्सा नहीं मानते। मेन लैंड ये है, ये जितना भारत है इसको पूरा हम मेन लैंड कंसिडर करते हैं। यहाँ से लेके जो पूरा ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं दिस इज योर मेन लैंड। दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो मेन लैंड से अलग है। तो मेन लैंड में अगर हम देखें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप ऑफ कैमोरिन या कन्याकुमारी, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट स्टेट है, दक्षिणी जो राज्य है, वो केरल नहीं, वो तमिलनाडु है। वो केरल नहीं, वो तमिलनाडु। अगर आप ध्यान से देखें तो तमिलनाडु सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इंडिया का नदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा आपका? नदर्न मोस्ट स्टेट। तो सदर्न मोस्ट अगर हम देखें तो कन्याकुमारी है, और वैसे अगर हम देखें तो ये आपका इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड है। जो 2004 में जो सुनामी आई थी, बॉक्सिंग डे सुनामी जिसको बोलते हैं, 26 दिसंबर को आई थी, उसमें ये डूब गया था पॉइंट, बट अभी फिर से वो आ चुका है। सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और नदर्न मोस्ट अगर बात करेंगे तो इंदिरा कोल हो जाएगा, विच इज सिचुएटेड इन लद्दाख। अब हो सकता है आपका ये पॉइंट आएगी सर ये है ना नदर्न मोस्ट, तो बट एक्चुअल में क्या है, पीओके वाला क्षेत्र है। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये, तो वहाँ ना मान के इसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। जो ये आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल है नदर्न मोस्ट, इंदिरा पॉइंट है आपका सदर्न मोस्ट। नदर्न मोस्ट स्टेट की अगर बात करेंगे तो दिस वुड बी योर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपका नदर्न मोस्ट स्टेट हो जाएगा। पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, लेकिन जब से वो यूटी बन गया तब से हिमाचल प्रदेश इज दी नदर्न मोस्ट पॉइंट। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें तो स्टेट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट में नदर्न मोस्ट हिमाचल हो जाएगा, वेस्टर्न मोस्ट आपका गुजरात हो जाएगा, ईस्टर्न मोस्ट आप देख सकते हैं अरुणाचल हो जाएगा, और सदर्न मोस्ट तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब अक्षांश देशांतर हमने पहली वाली क्लास में पढ़े थे अगर आपको याद हो, सॉरी दूसरी वाली क्लास में पढ़े थे अगर आपको याद हो, तो दूसरी वाली क्लास का यहाँ पे यूज आएगा कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आपको। ये हमारी हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइंस होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं। कैसे? ईस्ट टू वेस्ट। और वहीं अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ रन करते हैं नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, आप चाहे कहीं पे चले जाएं। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे इनके बीच की डिस्टेंस इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है और पोल्स पे कितनी हो जाती है? 0 होती है। इक्वेटर पे कितनी होती है जरा बताइए? 2 लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस इक्वेटर पे कितनी होती है और हर लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर बात करेंगे तो सबसे सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, दैट इज 8 डिग्री 9 मिनट्स, 8 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, जो एकदम साउथ से पास होता है। और अगर हम नदर्न मोस्ट की बात करें तो दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट। लॉन्गिट्यूडनल की एक्सटेंट की अगर बात करेंगे तो ये आपका लॉन्गिट्यूड है जो कुछ इस तरीके से आता है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री, क्योंकि 97 डिग्री तो ये इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा ये जो 97 डिग्री है वो यहाँ से जाएगा, तो 97 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इक्वेटर पे अगर लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो 111.32 किलोमीटर से, और हर लैटिट्यूड के बीच अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 111 किलोमीटर से। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि अगर आप ये नोटिस कर पा रहे हो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों ही लगभग 29-30 डिग्री का है। अब देखो अगर इसमें आप 29 डिग्री ऐड करोगे लगभग तो कितना आएगा? 29 डिग्री और कुछ मिनट ऐड करोगे 37 डिग्री और 6 मिनट। वैसे ही अगर आप यहाँ पर 29 डिग्री और कुछ मिनट ऐड करोगे तो 97 डिग्री और 25 मिनट आपको मिल जाएंगे। सिंपल, यानी कि 29 से 30 डिग्री का अंतर है दोनों में। लेकिन अगर हम डिस्टेंस वाइज बात करें, ये तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। डिस्टेंस वाइज अगर हम बात करें तो नॉर्थ टू साउथ में आपका टोटल जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें दिस इज योर 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है।
तो यहाँ पर हमें जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये है कि आप देखो तो 3214 है ऊपर से नीचे, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट कितना है, सिर्फ 2933 है। ऐसा क्यों है कि यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक भी 30 डिग्री है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने में 3214 निकल के आ रहा है और ईस्ट से वेस्ट जाने में 2933 किलोमीटर निकल के आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न या लॉजिक क्या हो सकता है बताइए? इसके पीछे का रीज़न या लॉजिक अगर आपसे पूछ ले तो क्या देंगे आप आंसर? बिल्कुल मनीष जांगड़ा जी, करते रहिए। सर ऑल्टीट्यूड, एटीट्यूड, बेटा एटीट्यूड नहीं, वो लैटीट्यूड है। एटीट्यूड तो ईस्ट टू वेस्ट जाएगा ना, बट इसमें नॉर्थ टू साउथ है। कहाँ नॉर्थ टू साउथ है भाई? ये ईस्ट टू वेस्ट तो रन कर रहा है, ये ईस्ट टू वेस्ट तो रन कर रहा है, ये है लॉन्गिट्यूड। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि हर लैटीट्यूड, वही जो भी मैंने आपको बताया, हर लैटीट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है, हर लैटीट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता, हर लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है। ये इसका रीज़न है कि क्यों भले दोनों में 30 डिग्री का अंतर है, लेकिन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट आपका ज़्यादा है 3214 किलोमीटर, लेकिन ईस्ट वेस्ट 2933 किलोमीटर है, क्योंकि हर लैटीट्यूड के बीच में डिस्टेंस तो सेम होती है लेकिन हर लॉन्गिट्यूड के बीच में नहीं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि इंडिया जो है हमारा कुछ कहाँ लोकेटेड है। इंडिया आपको पता होना चाहिए, इट इज़ लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है। इंडिया कुछ यहाँ पे है ना, इंडिया कुछ यहाँ पे है, ऐसे ही तो इंडिया यहीं पे तो लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर हम देखें तो इक्वेटर पे डिस्टेंस मैक्सिमम होती है 111.32 किलोमीटर, लेकिन ऊपर है इक्वेटर इंडिया, तो इक्वेटर से ऊपर है, तो हर लॉन्गिट्यूड के वहाँ पे जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 111 से काफ़ी कम होगी, लेकिन हर लैटीट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 111 किलोमीटर है, इसलिए वो 3214 निकला। अगर ये इक्वेटर पे लोकेटेड होता हमारा कंट्री एग्जैक्टली, तो हो सकता है वो भी 3200 के आसपास ही निकल के आता, लेकिन है क्या, इक्वेटर से ऊपर लोकेटेड है, तो वहाँ पर डिस्टेंस हो जाती है कम, इसलिए 2933 किलोमीटर है ये। ठीक, अब आते हैं इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। और इस जोन को क्या बोलते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इट पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स एंड डिवाइड इट इन ऑलमोस्ट इक्वल टू इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। आप देख सकते हैं एकदम बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ठीक है, और ट्रिक क्या है इसको याद करने का, जितने स्टेट से पास हो रही है, दैट इज गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। ठीक है, गुजराती से हो जाएगा आपका गुजरात, राजा से हो जाएगा राजस्थान, मेड से हो जाएगा मध्य प्रदेश, चीफ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, जस्टिस से हो जाएगा झारखंड, विन से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, द से हो जाएगा त्रिपुरा, और मीटिंग से हो जाएगा मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा त्रिपुरा, ये जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ, और ये मिजोरम है। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है, इससे थोड़ा सा हो सकता है कुछ ट्वीक करके क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज़ कि जितने स्टेट यहाँ से गुजर रहे हैं उनमें से कितने लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं और कितने कोस्टल हैं, कितने तटीय हैं और कितने लैंड लॉक्ड हैं, स्थल रुद्धम बोल सकते हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से लैंड से घिरे हुए हैं। बताइए कितने कोस्टल हैं और कितने वो। तो कोस्टल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो समुद्र से बाउंड्री बनाता है, सिंपल। तो गुजरात बनाता है, बिल्कुल बनाता है, तो ये हो जाएगा। क्या राजस्थान बनाता है? नो। क्या एमपी बनाता है? नो। क्या छत्तीसगढ़ बना रहा है? नो। क्या ये बना रहा है, दैट इज़ आपका जो झारखंड है वो? नो। वेस्ट बंगाल? यस, ये देखो समुद्र से बाउंड्री यहाँ पर बना रहा है। क्या त्रिपुरा बना रहा है समुद्र? नहीं, यहाँ पे तो समुद्र है ही नहीं, यहाँ पे तो ज़मीन है। क्या मिजोरम बना रहा है? नहीं, यहाँ पे तो ज़मीन है। तो अगर हम देखें तो 8 राज्य हैं, 8 में से 2 लैंड लॉक्ड हो गए, 2 कोस्टल हो गए और 8 लैंड लॉक्ड हो गए आपके। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर यहाँ से और क्या ट्वीक कर सकता है, ट्वीक ये कर सकता है कि बताओ जो इन स्टेट से जहाँ से गुजर रहा है उनकी कैपिटल सिटीज़ का लोकेशन आपसे पूछ सकता है। जैसे कि कितनी कैपिटल सिटीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है।
ध्यान रखना राजस्थान की जयपुर ऊपर है और त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की जो आइजवाल है वो ऊपर है बस। और सारी जितनी भी कैपिटल सिटीज़ हैं, बाकी जो हमारे 5 राज्य बच गए, उन सब की कैपिटल सिटी नीचे ही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी कि राजस्थान की जयपुर, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम के आइजॉल, ये ही सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, वेस्ट बंगाल की कलकत्ता, ये सब नीचे ही आपको देखने को मिलेंगी। किससे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भोपाल हो गई, रायपुर हो गई, और आपकी झारखंड की रांची हो गई, वेस्ट बंगाल की कोलकाता हो गई, त्रिपुरा की, ठीक है। तो ये सब नीचे हैं। बाकी राजस्थान के आप देख सकते हैं, राजस्थान को बहुत छोटा सा कट मार रही है ये, ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन है। तो अब वैसे बात है, राजस्थान इतना बड़ा है तो उसका ऊपर ही होगा, और बाकी जो हमारे 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनकी भी कैपिटल सिटी ऊपर ही है। तो ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न, ये जो 7 सिस्टर हैं, ये एक सिस्टर है, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, तो इनको नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर बोलते हैं, और उसमें से सिर्फ त्रिपुरा और मिजोरम से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। सिक्किम इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर। सिक्किम को 7 सिस्टर में कंसिडर नहीं किया जाता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हिंदी में अगर बात करेंगे तो मित्र पर गमछा झाड़ करके याद कर सकते हैं, जिसमें कि मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पर से, ठीक है, पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 8 राज्य जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। अब आते हैं भारतीय समय मानक यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, ये किन किन स्टेट से पास होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय समय मानक की बात करेंगे तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारतीय समय मानक, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो कितने स्टेट से पास होता है ध्यान रखना, ये टोटल आपका 5 स्टेट। अब ये है क्या चीज़, तो मैंने आपको काफ़ी पहले, अगर आपको याद हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले जो हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइम मेरिडियन, जो जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये, मतलब कि एक रेफरेंस लॉन्गिट्यूड हम मानते हैं, जिसको कि हम ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर, ठीक। फिर इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, तो इंडिया ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर बना रखा है, एक स्टैंडर्ड यहाँ पर बोल सकते हैं कि टाइम डिसाइड करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था और अभी भी आपने देखा कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 68 डिग्री से लेकर रफली 97 डिग्री तक है। तो अगर हमने जो पढ़ा था दैट वाज कि हमारी जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, और 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड का मतलब क्या है कि हमारी अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। तो हमने ये देखा था कि 1 घंटे में कितना घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो टोटल अगर अभी हमने देखा था 30 डिग्री का अंतर है, ईस्ट वेस्ट भी और नॉर्थ साउथ भी। तो ईस्ट वेस्ट यानी कि लॉन्गिट्यूडनली अगर देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री में 1 घंटा घूमती तो अगर हम देखें 30 डिग्री 2 घंटे हुआ, तो इन 2 पॉइंट के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। तो 2 घंटे का क्योंकि डिफरेंस हो जाएगा, इसीलिए हमने एक कॉमन लॉन्गिट्यूड मान लिया जो एकदम थोड़ा बीच में हो। आप देखो, ठीक है, ना गुजरात वालों के लिए उतनी दिक्कत होगी, ना अरुणाचल वालों की दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अरुणाचल में अगर हम देखें तो सूरज पहले उग जाता होगा एज कम्पेयर टू गुजरात। तो एक कॉमन, सभी लोग कॉमन एक टाइम पे चलें, जैसे अभी सबकी घड़ी में 10:13 बज रहा होगा, चाहे वो अरुणाचल का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, हर किसी का। लेकिन अगर ऐसा ना हो, सोचो तो क्या होगा, क्योंकि सूरज वहाँ जल्दी उगा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्चुअली देखूँ तो जैसे अभी अरुणाचल में, जैसे कि हम लोग क्या मोस्टली यूपी, बिहार, राजस्थान यहीं से आप देख रहे होंगे, ठीक है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे 10:15 बज रहा है, लेकिन वहाँ पे अरुणाचल में धूप होगी काफ़ी ज़्यादा, जो उतने ऑल्टीट्यूड में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पहले ही सनराइज हो जाता है। तो एक कॉमन हमने यहाँ पर टाइम जोन डिसाइड कर लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। अभी कितने स्टेट से होकर गुजरता है ये, और ये कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटे आगे है जो ग्रीनविच मीन टाइम है। ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये 82.5 डिग्री और 0 डिग्री में कितना अंतर आएगा, तो ये भी हमने कैलकुलेट करके देखा था। 0 डिग्री एंड 82.5 डिग्री में सारी चीज़ों तो यहाँ कैलकुलेट करके आपको नहीं बताने वाला हूँ कि ये सारी कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। कैसे कि भाई 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा हो गया, तो हमें क्या कवर करना है, 82 डिग्री। तो 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटे, तो 75 डिग्री का मतलब हो जाएगा 5 घंटे, ठीक है। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 घंटे हो गया। बचा कितना, 75 में अगर हम देखें तो 82.5 तक पहुँच रहे हैं, 7.5 बचा।
7.5 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 7.5 का मतलब 7.5 डिग्री का मतलब आधे घंटे, तो यहाँ पर हो जाएगा और आधे घंटे ऐड कर लो, ठीक है। तो 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। और कितनी, ठीक है, अक्रॉस वाइल नेशंस लाइक यूएस, लाइक कंट्रीज लाइक रशिया, यूएसए, फ्रांस, इनमें क्या बहुत टाइम जोन्स है। रशिया में 11 हैं, यूएसए में 4 हैं, सॉरी, ठीक है, फ्रांस में 13 हैं। तो ये ध्यान रखना कि बहुत सारी कंट्रीज़ है, खासकर जैसे वो कंट्रीज़ जिनमें कि कभी ना कभी उन लोगों ने कॉलोनाइज़ कर रखा था, जैसे डेनमार्क वगैरह हो गया। डेनमार्क में 9 टाइम जोन्स हैं क्योंकि उसने कभी ना कभी कॉलोनाइज़ कर रखा था, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना। और यूएसए में 4 टाइम जोन्स तो नहीं होंगे, ठीक है। अगर टेरिटरी वगैरह मिला लेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 6 होंगे इसमें, ठीक है। 6 टाइम जोन्स होंगे यूएसए में, 4 नहीं। कहीं कहीं पे 4 भी दिया हुआ है, लेकिन 6 आप याद करके चलना, ऑलराइट। अभी स्टेट कौन से हैं जहाँ से ये पास होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो स्टेट हैं आपके ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद कैसे रखना है इनको? याद रखना है ऐसे, मौका करके, ठीक है। जहाँ पर एम से एमपी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश, ठीक है। मौका करके आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। क्लियर है? 82.5 डिग्री ईस्ट 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से जाती है। मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर आपने सुना होगा, तो मिर्ज़ापुर में एक बड़ी सी क्लॉक लगी हुई है, ठीक है, उसी को मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। मौका करके याद करना है, एमपी, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्रा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और बाकी टॉपिक ऑफ कैंसर कभी कभी पूछता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कहाँ पर मिलती है। तो ये जो आप इमेजिनरी लाइन देख रहे हो, दिस इज योर लैटिट्यूड कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस लैटिट्यूड इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं? तो छत्तीसगढ़ में ये जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, बैकुंठपुर डिवीजन में पड़ता है ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक दूसरे को ये कट करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऑलराइट, क्लियर है? फिर बैच ऑफर आज और दे दो प्लीज़। रुको भी देखते हैं, पहले यहाँ पर हम फोकस करो, फिर उस पर लास्ट पर डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। और ये हम पहले ही देख चुके हैं ग्रीनविच मीन टाइम कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती है, विच ट्रिक हम लोगों ने देखा है। अब हम आते हैं बॉर्डर्स ऑफ इंडिया पे। इंडिया के 2 तरह के बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर और सी बॉर्डर। कैसे? लैंड बॉर्डर और सी बॉर्डर। हम अभी पढ़ेंगे लैंड बॉर्डर के बारे में, ठीक है। तो इंडिया टोटल 7 कंट्रीज से लैंड बॉर्डर बनाता है, 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन से 7 देश हैं? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसको हम ऐसे याद करते हैं बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो बचपन में MBA करके इस तरीके से हम याद कर सकते हैं सारी कंट्रीज जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, बाउंड्री बनाता है, ठीक है। क्लियर थी चीज़? ऑलराइट। तो इंडिया का टोटल जो लैंड बॉर्डर है वो है 15,106 किलोमीटर टोटल लैंड बॉर्डर, यानी कि यहाँ से लेकर, दैट इज़ ये पाकिस्तान का, यहाँ से लेकर पूरा आप म्यांमार तक चले जाओगे, यहाँ तक पूरा अगर हम देखेंगे दैट इज़ 15,106 किलोमीटर। और अगर बात करें सी बॉर्डर की तो 11,098 किलोमीटर है। पहले जब पिछला बैच मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर इसी चीज़ को 7516 बताया था, और अब देखो लगभग 3,500 किलोमीटर मैंने बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों किया है मैंने, वो जब हम सी बॉर्डर पढ़ेंगे तब देखेंगे अभी। लेकिन अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे? लैंड बॉर्डर पे। तो मैंने क्या बताया आपको, 7 कंट्री से इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। 8 स्टेट्स इंडिया के स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके गुजरती है। 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय समय माना गुजरता है। और 7 देश हैं जिनके साथ इंडिया बाउंड्री बनाता है, बॉर्डर शेयर करता है। वो 7 देश हैं ये, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इसको हमें कैसे याद करना है? बचपन में MBA। और ये ऑर्डर में आपको याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर है, चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ आप पाकिस्तान के साथ ऐसे याद कर लो 3,333, सिंपल। आपको पता है जो सेकंड लास्ट वाला 3 उसकी जगह 2 कर देना है। तो ये जो 3 राज्य है ना, 3 कंट्रीज़ है ना जिनके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इनके साथ आपको ये भी याद करना है कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है। ओवरऑल भी याद रखना है 15,106 है टोटल मिला के सारी कंट्रीज़ के साथ। और जो 3 कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इनके साथ भी आपको याद करना है। म्यांमार के साथ 1751 है, सॉरी नेपाल के साथ 1751 है, म्यांमार के साथ 1643 है,
भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ सबसे शॉर्टेस्ट है। अब कहीं कहीं पे अफगानिस्तान का नहीं लिखा होता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इंडिया का वो पीओके क्षेत्र है, और ये जो पीओके एरिया है वही यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ बहुत ही छोटी सी सीमा साझा करता है। तो मतलब हमारा अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। यही तो कारण है कि क्यों ईरान में हमने चाबाहार पोर्ट बनाया, ग्वादार पोर्ट चाइना ने बनाया पाकिस्तान में, उसके बगल में हमने चाबाहार पोर्ट बनाया ईरान में, सो दैट कि हम ईरान का और अफगानिस्तान और पूरे जो सेंट्रल एशिया है उसका हम एक्सेस ले सकें। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भले हम बाउंड्री तो शेयर करते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं, क्योंकि पीओके है, वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है उस पार्ट ऑफ कश्मीर को जो बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। अब हम ये देखेंगे करके कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर इस तरीके से हर कंट्री के साथ कौन से हमारे स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, तो बांग्लादेश के साथ हमारे ये 5 राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, जिसको कि हम याद कैसे रखते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हम देख चुके हैं, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाई 3 साइड्स फ्रॉम बांग्लादेश, 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, मैम टेक वाटर। ट्रिक ये है, मैम टेक वाटर, मैम टेक वाटर, याद हो गया। चलो, तो अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं फोकस कर लेता हूँ, ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये आप देखो, ये बांग्लादेश आपको दिख रहा है, ये मेघालय है, ये असम है। असम यहाँ से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और यहाँ से बॉर्डर शेयर कर रहा है, असम है ना, 2 तरफ से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और मेघालय तो कर ही रहा है। मेघालय आप देख सकते हो कितनी लंबी बाउंड्री बना रहा है। लेकिन बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री मेघालय नहीं बनाता है, वेस्ट बंगाल बनाता है। वेस्ट बंगाल देखो, ये भी वेस्ट बंगाल है, ये पूरा वेस्ट बंगाल है, पूरा अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न जो मार्जिन है बांग्लादेश का वो तो सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं पकड़ के रखा है, बिहार बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा, ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ। ये आई थिंक पूर्णिया वाला रीजन यहीं पे आता है क्या, बिहार में, पूर्णिया। ठीक है, तो ये वाला रीजन है जो बहुत एकदम ईस्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑलराइट। और ये रहा आपका सिक्किम। सिक्किम क्या शेयर कर रहा है बांग्लादेश के साथ? नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मिजोरम भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। त्रिपुरा म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश का पार्ट है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़े अभी। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो लाइन है जो डिवाइड करती है, दैट इज योर रेड क्लिफ लाइन, किशनगंज वाला एरिया। ओके ओके ओके, किशनगंज। खैर, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो रेड क्लिफ लाइन है जो इंडिया और बांग्लादेश को डिवाइड करती है। ये लाइन जब इंडिया पार्टीशन हो रहा था 1947 में, 1947 में, उस टाइम पे सर साइल रेड क्लिफ को बुलाया गया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर बाउंड्री बनाने के लिए। तब बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं करता था, बांग्लादेश वॉज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान होता था 1971 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1971 में इस ईस्ट पाकिस्तान को हमने आज़ाद करवाया वेस्ट पाकिस्तान से, जो आज का पाकिस्तान है। ये है आज का पाकिस्तान, और ये जो बांग्लादेश देख रहे हैं ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जिसको कि हमने आज़ाद करवाया 1971 1971 में। तो इसीलिए इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश की जो बाउंड्री है उसको हम रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं, क्योंकि तब बांग्लादेश नहीं होता, तब ईस्ट पाकिस्तान होता था। ट्रेन कौन सी चलती हैं? मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं, बस रैंडम क्वेश्चन है, मैत्री जो एक्सरसाइज है वो भारत और किस देश के बीच में होती है? बताइए। इंडिया और कौन सी कंट्री है जो मैत्री एक्सरसाइज करते हैं एक दूसरे के बीच में? संप्रीति होती है बांग्लादेश के, ध्यान रखना, मैत्री नहीं होती है। मैत्री किसके साथ होती है? तो मैत्री होती है थाईलैंड के साथ। ठीक है, अब बांग्लादेश के बाद आते हैं नेपाल में। वैसे बांग्लादेश के बाद सबसे लंबी बाउंड्री शेयर कौन करता है? चाइना करता है, देन पाकिस्तान करता है। बचपन में भी आपको याद रखना है। लेकिन अभी हम नेपाल पे आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास में ही है, तो नेपाल और भूटान पहले देखते हो। तो ये रहा नेपाल। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कौन सा स्टेट? दिस इज योर उत्तराखंड। ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार और ये है सिक्किम। 4 हो गए। 5वां कौन सा है? 5वां ये देखो, ये शेयर कर रहा है, ये है आपका वेस्ट बंगाल। ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर वेस्ट बंगाल। यहाँ से रन होता हुआ ये जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये नेपाल के साथ टच हो रहा है। ऑलराइट, याद कैसे रखना है? तो याद इसको हम सुब्बू करके याद करते हैं, सुब्बू, जिसमें कि ऐसे सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, सुब्बू। ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी 1816 में, 1816 में।
ठीक है, जिसने कि इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया और नेपाल, ठीक है, के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ध्यान रखना, जैसे कि काला पानी है, ठीक है, काला पानी, लिपू लेक, वो यहाँ पर पड़ती हैं, काला पानी और लिपू लेक। ठीक है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये 3 जगह यहाँ पर ट्राई जंक्शन में पड़ती हैं। ट्राई जंक्शन किसका है? नेपाल, इंडिया और चाइना का। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये इसलिए भी डिस्प्यूट में आ जाती हैं बिकॉज यहाँ पे जो गंडक रिवर है, तो गंडक रिवर को यहाँ पर बाउंड्री बनाया गया था कि गंडक रिवर के जो वेस्ट साइड वाला पार्ट है वो जाएगा उत्तराखंड के हिस्से में, ईस्ट वाला जो पार्ट है वो जाएगा नेपाल के हिस्से में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने जो गंडक रिवर है उसने अपना थोड़ा सा जो कोर्स है वो शिफ्ट कर लिया और हल्का सा वो शिफ्ट होके नेपाल की तरफ आ गई, जिसकी वजह से कुछ सर्टेन पार्ट है जो इंडिया के इधर चला गया। कुछ ऐसी टेरिटरी हैं 1-2 जो इंडिया की तरफ चली गई, जिसको लेके इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि गंडक को एज अ नेचुरल बाउंड्री यहाँ पर बनाया गया था कुछ टेरिटरीज को लेके कि भाई यहाँ पर गंडक एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पर बैठ करेगी। लेकिन धीरे धीरे वो क्या है कि गंडक का जो कोर्स है, जो रास्ता है, वो नेपाल की तरफ शिफ्ट हो गया, तो कुछ टेरिटरीज इंडिया के हिस्से में आ गई, तो उसको लेके नेपाल और इंडिया में डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इंडिया और भूटान। तो ये सुब्बू आपको याद हो गया, सुब्बू मतलब आपका सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। देन आते हैं भूटान के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। तो भूटान के साथ आप पहले खुद से देखो, यहाँ पर मैप पे लोकेट करने की कोशिश करो। सिक्किम है, अरुणाचल है, यहाँ से वेस्ट बंगाल है और यहाँ से असम है। ठीक है, यानी 4 स्टेट हैं। याद कैसे रखना है? बासा करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बी से बंगाल, ए से असम, एस से सिक्किम और ए से अरुणाचल प्रदेश। तो बासा करके आपको याद करना है, बी से बंगाल, ए से असम, एस से सिक्किम और ए से अरुणाचल, बासा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये सिक्किम रहा, ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल आप देख लो, यहाँ बांग्लादेश के साथ भी शेयर कर रहा है, यहाँ नेपाल के साथ भी शेयर कर रहा है और यहाँ भूटान के साथ भी शेयर कर रही है। तो एक चीज़ आपने देखी कि वेस्ट बंगाल 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री बना रहा है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अब आते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना देखते हैं अभी। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की अगर बात करेंगे, 5 स्टेट्स और यूटीज टोटल मिला के बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। जीआरपी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख तो सबको पता है कि ठीक है, ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और ये पूरा जो है लद्दाख वाला एरिया। ये पुराना मैप है तो यहाँ लद्दाख दिखाया नहीं गया, तो ये लद्दाख वाला एरिया आ जाएगा पूरा, और ये है जम्मू कश्मीर वाला। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख तो वहीं, और उसके साथ साथ जीआरपी है। जीआरपी मतलब गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ? जिसमें कि लॉन्गेस्ट है हमारी किसके साथ? राजस्थान के साथ। ठीक है, राजस्थान के पाकिस्तान के साथ। अब यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, दैट इज़ गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसको हम LOC बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर LOC, ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल। और इंडिया और पाकिस्तान के साथ के बीच में जो बाउंड्री है उसको हम अगेन रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो है एरिया, ये POK में आता है, दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है ये। ठीक है, पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर में आता है। मतलब हुआ ये था कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, महाराजा एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज़ देखेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान एक भारत में आया था, उसने ये बोला था कि प्रिंसली स्टेट पे डिपेंड करता है वो भारत को ज्वाइन करना चाहें, पाकिस्तान को करना चाहें, या अगर आज़ाद रहना चाहें, इंडिपेंडेंट रहना चाहें। तो उनमें से 3 प्रिंसली स्टेट थे जो आज़ाद रहने के लिए बोल रहे थे। एक तो हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था, ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है, और एक आपका ये जो है जम्मू कश्मीर था। तो जम्मू कश्मीर ने जब आज़ाद रहने का निर्णय लिया तो पाकिस्तान ने इस पर अटैक कर दिया, ठीक है, इसको ऑक्यूपाई करने के लिए। तो तब यहाँ के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, वो इंडिया से मदद मांगने आए हैं। इंडिया में जो आपको उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे हमारे सरदार पटेल जी, उन्होंने बोला कि हम तभी आपकी हेल्प कर पाएंगे जब आप हमारे साथ कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट साइन करेंगे। तो महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ यहाँ पर एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ कि भाई हम इंडिया के साथ मिलना चाहेंगे। लेकिन तब तक ये पाकिस्तानी फोर्सेस इतने एरिया को कैप्चर कर चुकी थी जो आज तक इन्होंने खाली नहीं किया है। एंड दिस इज कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर। अब इस पर भी बात करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर, सक्शगाम घाटी है यहाँ पर, ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये भी भारत के अभी मतलब पूरे कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर भी जो चाइना है उसका कंट्रोल है। ये आपका अक्साइचिन एरिया है जो कि
चाइना ने 1962 में जो हमारी उसके साथ वॉर हुई थी उसमें उसने कब्जा कर लिया था, अक्साई चीन वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ है। जीआरपी जम्मू कश्मीर लद्दाख याद करना है। तो रेड क्लिफ लाइन मैंने आपको बता दिया, इज द बाउंड्री दैट सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान को सेपरेट करती है। देन एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ मिलिट्री कंट्रोल लाइन दैट सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान इन द डिस्प्यूटेड इंडियन रीजन ऑफ जो जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूटेड इंडियन रीजन है, जिसको भी कभी न कभी आए दिन पाकिस्तान वॉलेट करता रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल को भी। और ट्रेन कौन कौन सी चलती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? समझौता एक्सप्रेस हो गई, ठीक है, स्टार्ट बाय इंदिरा गांधी फॉलोइंग द शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था 1976 में, जिसको कि जब अभी पहलगाम अटैक हुआ था तो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, तो इसने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड टाइप कर दिया था। और थार एक्सप्रेस भी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है। एक किताब है जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसका ऑथर का नाम कोई बता सकता है? जब हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कौन ऑथर है, बुक्स एंड ऑथर वाले सेक्शन में, बट ध्यान रखना खुशवंत सिंह, ठीक है, खुशवंत सिंह ऑथर हैं ट्रेन टू पाकिस्तान के। ऑलराइट, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक होगा नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। रेड क्लिफ लाइन पूरी लाइन है, आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो रेड में है, ये रेड क्लिफ लाइन है, रेड में रेड क्लिफ लाइन है। ये जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो सेपरेट कर रही है ये पीओके वाले क्षेत्र को, जो एक्चुअल इंडिया का पार्ट है। इंडिया का ये मेन पार्ट है, ये भी इंडिया ही है, लेकिन ये इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो इसको जो अलग कर रहा है दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो चाइना के साथ है। ऑलराइट, चलिए, तो रेड क्लिफ लाइन ये भी है और रेड क्लिफ लाइन आपकी पूरी ये भी है, मतलब यहाँ से ये जो ये है पूरी बांग्लादेश वाली लाइन ना, ये बांग्लादेश की बॉर्डर, ये भी रेड क्लिफ लाइन ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, चाइना के साथ आते हैं। तो ये चीज़ पहले तो ध्यान रखना कि कौन कौन से स्टेट और यूटीज़ है जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पहले जम्मू कश्मीर शेयर करता था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर उधर चला गया, तो सिर्फ लद्दाख है। यहाँ पर आपका हिमाचल है, यहाँ आपका उत्तराखंड है, यहाँ आपका सिक्किम और यहाँ आपका अरुणाचल है। तो टोटल 4 स्टेट हैं और एक यूटी है जो कि, ठीक है, लद्दाख याद रखेंगे, ठीक है, एक यूटी है जो कि बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ? चाइना के साथ। अब इंडिया और चाइना बॉर्डर को हम क्या करते हैं, ये डोकलाम ट्राई जंक्शन है, ठीक है, बिटवीन भूटान इंडिया एंड चाइना। डोकलाम आपने सुना होगा, इस पर विवाद वगैरह भी हुआ था डोकलाम पे, क्योंकि चाइना ने अपनी फोर्सेस को यहाँ पर भेज दिया था। क्योंकि चाइना का मेन क्या है कि उसको ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, एक सेकेंड, ये जो अगर आप देख रहे हैं तो ये चाइना है यहाँ पे, ठीक है, ये सिक्किम है। और ये वाला अगर आप पार्ट देखो, ये, ठीक है, ये जो पार्ट है कितना नैरो पार्ट है कि नहीं है? या फिर अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहो तो नेपाल वाले रास्ते से दिस पार्ट कितना ज़्यादा नैरो है, इसको बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। जो चिकन होता है उसकी आप नेक देखोगे तो कितनी पतली होती कि नहीं? तो उसी तरीके से चाइना का ये है कि भाई ये वाला जो पार्ट है अगर इसको हमने कैप्चर कर लिया तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है इसको हम अलग कर देंगे, अलग कर सकते हैं किससे? मेन लैंड इंडिया से। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सारी ऐसी टेरिटरीज है जिसको चाइना क्लेम करता रहता है कि, और उनके चाइनीज़ नेम्स भी रखे हैं। एक्चुअली में इसकी 5 पाम स्ट्रैटेजी चलती है, इसको हम डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यूपीएससी का आंसर नहीं लिखना है, लेकिन ठीक है, 5 पाम स्ट्रैटेजी जिसके तहत एक यहाँ पर भी उसका आता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर भी एक इसकी फिंगर आती है कि भाई इसको भी चाइना का हिस्सा बनाना है। तो चिकन नेक कॉरिडोर पे खासकर चाइना की नज़र रहती है, धीरे करके एक कदम करके आगे बढ़ते जाएं और पूरे नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा एक टाइप से कर लें, फिर उस पार्ट को अलग ही कर लें। वहाँ पर काफ़ी सारी आप देखते होंगे इंस्टेबिलिटी चलती रहती हैं, है ना, उसमें भी काफ़ी हद तक चाइना का भी रोल है, ठीक है। तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल ये बाउंड्री शेयर करते हैं। अब ये जो पूरा बॉर्डर है इसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं इंडिया और चाइना के, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ योर एंटायर वेस्टर्न सेक्टर, जहाँ पर लद्दाख और हिमाचल और उत्तराखंड आते हैं। सेंट्रल सेक्टर में सिक्किम आता है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ईस्टर्न सेक्टर में आता है अरुणाचल प्रदेश जो कि बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? चाइना के साथ। तो ये 3 सेक्टर ध्यान रहेगा आपको, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। अब वेस्टर्न सेक्टर पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दिस इज़ दी शख्सगाम वैली। 1963 में 1963 में पाकिस्तान ने ये चाइना को दे दी थी शख्सगाम वैली, शख्सगाम घाटी इसको बोलते हैं। यहीं पे ये जो एरिया ना, ये एक सेकेंड, ये जो एरिया ये पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर,
सियाचिन 1984 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर बैटल हुए थे, जिसको ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हमने पाकिस्तानी फोर्सेस को यहाँ से खदेड़ा था, ठीक है। क्योंकि पहले ये हुआ था कि ठीक है, ना तो हम ना तो तुम, मतलब कोई कंट्री यहाँ पर नहीं रहेगी सियाचिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है यहाँ पर, एक सोल्जर में ही करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। तो इसलिए दोनों कंट्रीज ने सोचा कि ठीक है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नीयत से बाज कहाँ आएगा, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान को यहाँ पे पाकिस्तान ने ऑपरेशन चला रखा था, ऑपरेशन अबाबील, सियाचिन ग्लेशियर पे कंट्रोल लेने के लिए जो लद्दाख में। लेकिन फिर इंडिया ने चला ऑपरेशन मेघदूत और यहाँ से पूरा इंडिया को पाकिस्तान को यहाँ से हटाया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एक बार सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द शख्सगाम वैली। तो शख्सगाम वैली के उसमें देखें रिस्पेक्ट में, तो ईस्ट साइड में है आपका ये, और अक्साइचिन के कंपैरिजन में देखें तो वेस्ट साइड में। अक्साइचिन वो एरिया है जिसको कि चाइना ने 1962 में वॉर के दौरान इसको कैप्चर कर लिया था, और ये वाला जो पार्ट है शख्सगाम वैली, ये पीओके का वो पार्ट है जो चाइना को सीड कर दिया इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर में हमारी चलती है मैकमोहन लाइन। अगर आप अरुणाचल साइड में जाएंगे, मैकमोहन लाइन जिसको चाइना नहीं मानता है, लेकिन खैर हम तो मानते हैं। और यहाँ पर आपका वो, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर चाइना बोलता है कि जॉनसन्स लाइन, ठीक है। इट डिफाइन द बाउंड्री इन द वेस्टर्न सेक्टर इंडो चाइना बॉर्डर, जो हम नहीं मानते, ठीक है। तो मेनली तो आपसे जॉनसन लाइन नहीं पूछेगा, वो मैकमोहन लाइन पूछेगा। तो मैकमोहन लाइन वो लाइन है जो इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है, खासकर जो ईस्टर्न सेक्टर है, ठीक है, खासकर जो ईस्टर्न सेक्टर है वहाँ पर। ये और ईस्टर्न सेक्टर का मतलब हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, क्लियर है। और अगर हम जॉनसन वाली की अगर बात करेंगे तो जॉनसन ये रही आपकी यहाँ पे, ये, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये वही जॉनसन वाला है। और बाकी जो यहाँ पर आप पार्ट देख रहे हैं ये हो जाइए, ये आपका मैकमोहन लाइन है, ठीक है। चाइना यहाँ पर मानता है मैकडोनल्ड लाइन, लेकिन हम क्या मानते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है। चाइना का कहना है कि नहीं मैकडोनल्ड लाइन चलेगी, लेकिन हमारा ऐसा कहना है नहीं, मैकमोहन लाइन चलेगी। बाकी जो कुछ टेरिटरीज हैं जैसे कि पंगोंग लेक, तो वो सब जब लेक पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे काराकोरम पास कहाँ है, गलवान घाटी कहाँ है, पंगोंग त्सो लेक कहाँ पर है, ठीक है, वो सब वहाँ पे देखेंगे। वहीं पे दौलत बेग जो दौलत बेग ओल्डी रोड है वो भी वहाँ पे देखेंगे, जो काराकोरम पास, काराकोरम जो दर्रा है उसके पास में। लेकिन जब हम कल क्लास करेंगे तब हम देखेंगे काराकोरम कहाँ पर, हिमालयास कहाँ पे, तब थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चाइना क्लियर हो गया। अब आते हैं म्यांमार। तो म्यांमार तो सुपर ईजी है, अरुणा मामी रिकॉल करो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अरुणा मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अरुणा मामी, ठीक है, याद रहेगा। तो ये पूरा नॉर्थ से साउथ में ऑर्डर में आपको याद रखना है, लैंड बॉर्डर्स ऑफ म्यांमार। फिर अगर इंडिया और अफगानिस्तान की अगर हम बॉर्डर की बात करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, पीओके जो पार्ट है जिसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो वो आप ये देख सकते हैं, जो बहुत ही कम है, 106 किलोमीटर का है लगभग। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी बीच में पूछ लेगा तो भी डूरंड लाइन ही होगी, यानी कि ये क्षेत्र है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भी डूरंड है, और जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में उसको भी डूरंड लाइन ही बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर मैं सुगौली से हूँ। अच्छा विशु, सर हम फिर बांग्लादेश पे कब्जा कर लें तो चाइना ने ये सब मत पूछे यार, ये कर लें वो कर लें, ऐसे थोड़ी ना कब्जा हो जाता है कि बांग्लादेश पे कब्जा कर लोगे तुम्हें। अच्छा रिकॉल करें, ओके ठीक है, रिवीजन, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, एक सेकेंड। रिवीजन कर लें, चलो। सर जॉनसन वो आपका जो अक्साइचिन वाला एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
ज़ीरो लाइन बॉर्डर क्या होता है? ज़ीरो लाइन बॉर्डर होता है जहाँ पर एक्चुअल में फेंसिंग वगैरह एक्चुअल बॉर्डर है नहीं, नेचुरली मतलब एक काइंड ऑफ, जैसे अभी मैंने बताया नहीं था इंडिया और नेपाल के बीच में गंडक रिवर को मान लिया था, तो कोई भी फिजिकल बाउंड्री इस तरीके से, फिजिकल लाइन, ठीक है, तो उसको हम ज़ीरो लाइन बॉर्डर बोलते हैं। राइट, चलो तो यहाँ पर हम रिकॉल कर लेते हैं जो अभी तक हमने मेनली तो जो ये पढ़ा कि बाउंड्री कितनी किसके साथ है। तो हमने अभी देखा लैंड बाउंड्री इंडिया 7 कंट्रीज़ के साथ बनाता है बचपन में MBA, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। सबसे लॉन्गेस्ट है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, सबसे शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। टोटल है 15,106 किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्री। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट्स हमारे जो बॉर्डर शेयर करते हैं? मैम टेक वाटर, मेघालय, देन आपका असम, M से फिर आ जाएगा मिज़ोरम, T से त्रिपुरा एंड W से वेस्ट बंगाल, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट वेस्ट बंगाल बनाता है। रेड क्लिफ लाइन इसको हम बोलते हैं, पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था 1971 से पहले। देन उसके बाद हमने देखा नेपाल, नेपाल में हमने सुब्बू करके याद किया, सुब्बू मतलब सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तराखंड, ये हमारे स्टेट हैं सुब्बू, 5 राज्य जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपू लेक, ये कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। ऐसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक न्यू मोरे आइलैंड है, उस पर भी अभी आते हैं, ठीक है, तो वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक आइलैंड है न्यू मोरे आइलैंड। खैर, फिर हमने देखा कि चाइना के साथ भूटान के साथ हमने देखा तो बासा करके याद किया, बंगाल दैट इज़ वेस्ट बंगाल, देन असम, देन आपका आ जाएगा सिक्किम, देन आ जाएगा अरुणाचल। तो 4 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। देन पाकिस्तान के साथ हमने देखा GRP दैट इज़ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, देन उसके बाद JNK और लद्दाख बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें कि हमने वो गलवान घाटी भी देखी जो कि POK एरिया में पड़ती है। और देन इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ठीक है। देन चाइना के साथ अगर हम देखें तो 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं पूरे बॉर्डर को, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। वेस्टर्न में देखेंगे तो ये आपका लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड आ जाएगा, सेंट्रल में सिक्किम आ जाएगा और ईस्टर्न में आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो वेस्टर्न में हमने देखा एक तो अक्साई चीन वाला एरिया जो 1962 में वॉर, सिनो इंडिया वॉर भी बोलते हैं, सिनो मतलब चाइना, तो उसमें कब्जा कर लिया था चाइना ने। और शख्सगाम वैली जो 1963 में इलीगल तरीके से POK का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, और उन दोनों के बीच में लोकेटेड है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ 1984 में इंडियन फोर्सेज ने ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट किया था, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमने देखा कि जो और कौन कौन से बाउंड्री अगर हम देखें तो चाइना के साथ मैकमोहन लाइन हमने देखी ईस्टर्न सेक्टर में, और जॉनसन लाइन देखी है हमने, ये आपका वेस्टर्न सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी जो अक्साई चीन वाला एरिया वहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी तक हमने चीज़ें करी हैं, चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं। अब हम आते हैं इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर पे, भारत की जो समुद्री सीमा है उस पर। तो सबसे पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको कौन सी बॉर्डर देखने को मिलेगी वो यहाँ पर देखते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है नहीं, ये एक स्ट्रेट है, नैरो स्ट्रेट है। आप देख सकते हैं स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है एक नैरो वाटर बॉडी, ठीक है, स्ट्रेट नहीं, ये स्ट्रेट होगी। एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और 2 बड़े लैंड मासेस को अलग करती है, सेपरेट करती है वो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज द पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज योर अरेबियन सी, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। एंड अलग किसको कर रहा है? इंडिया को श्रीलंका से। तो दिस इज योर नैरो वाटर बॉडी कॉल्ड एज पाक स्टेट। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पाक बे, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मन्नार। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, आई थिंक CAPF में पूछा गया है 2019 में। गल्फ ऑफ मन्नार है ये जो पाक बे के नीचे है, तो पाक बे ऊपर है और गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर बे और गल्फ में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे आप पहले गल्फ देखो, गल्फ इज अ पोर्शन ऑफ द ओशन दैट पेनिट्रेट्स लैंड, दे आर जनरली लार्जर एंड मोर डीपली इंटेंडेड दैन बेस। जनरली बड़े होते हैं और ज़्यादा इंटेंडेड होते हैं। इंटेंडेड का मतलब उनकी कोस्ट लाइन ज़्यादा होती है। जैसे कि गल्फ देखो तो इसकी कितनी ज़्यादा इंटेंडेड है, मतलब कितनी ज़्यादा इसकी कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ अकाबा है जी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे रेड सी मतलब मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेंगे। देन ये सबसे बड़ा गल्फ है जिसको कि हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, इट इज़ द लार्जेस्ट गल्फ, ठीक है। ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये देख सकते हो पर्शियन गल्फ है,
ये गल्फ ऑफ ओमान है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। खैर वो स्टेट हम अलग से पढ़ेंगे, अभी कोई मैं आपको स्टेट नहीं पढ़ा रहा हूँ सारे वर्ल्ड की। वो जब वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तो वहाँ पर सारी स्टेट्स को लोकेट करेंगे। तो स्टेट अभी के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है और दो लैंड मासेस को अलग करने का काम करती है। ये देख रहे हो, ये है यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये है आपका अबू धाबी, जो कैपिटल है, ध्यान रखना। मस्कट की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पे ही आप बताओ इनमें से कौन सी कंट्री में आईसीसी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? 1, 2 या 3? कहाँ पे आईसीसी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, किस कंट्री में, बताइए। बात अगर करें बे की, तो इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज पार्टली सराउंडेड बाई लैंड, बे इज एम्प्टी आउट इनटू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर लाइक ओशंस एंड लेक्स। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एज सच कोई बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, ये भी कोई बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, ये भी कोई बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप गल्फ बे को देखोगे, बे, ठीक है, तो ये आप देखो ये सबसे बड़ा बे है, बे ऑफ बंगाल। जैसे सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसी तरीके से बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ा बे है, ठीक है। बे मतलब खाड़ी, गल्फ मतलब इसको भी खाड़ी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में तो आई थिंक अलग होगा इफ नॉट रॉन्ग, ठीक है, दोनों तो खाड़ी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बे है। बे क्या है, इनकी ओपनिंग आप देखो, ओपनिंग देखो, और ओपनिंग किस में मिल रही है? सीधे इंडियन ओशन में मिल रही है, ठीक है सर। विच इज लार्जर बे और गल्फ में अगर मैं बात करूं, गल्फ जनरली बड़ा होता है, ठीक है, गल्फ इज जनरली बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा इंटेंडेड होता है। इंटेंडेड का मतलब उसकी कोस्टलाइन ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये लार्जेस्ट है अपने आप पे, तो आप इसको इन बाकी गल्फ से कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये जो गल्फ ऑफ सुएज है, गल्फ ऑफ अकाबा है, क्योंकि ये जो बे है, बे ऑफ बंगाल, ये सबसे बड़ी बे है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, अगला है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे ये तो हमने देख चुके, लार्जेस्ट गल्फ इन दी वर्ल्ड है गल्फ ऑफ मैक्सिको, लार्जेस्ट बे है पूरे वर्ल्ड में, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ये है उत्तर प्रदेश, जो 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी एक यूटी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद ओनली 1 स्टेट, सिर्फ एक ही राज्य के साथ सीमा जो साझा करते हैं वो ये 2 राज्य हैं, सिक्किम और मेघालय। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए सिक्किम और मेघालय को, ठीक है, ये देखो आप, ये रहा आपका सिक्किम, सिर्फ एक ही भारतीय राज्य के साथ बाउंड्री बना रहा है और वो है वेस्ट बंगाल। और मेघालय किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? ये आपका बना रहा है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। सिक्किम बना रहा है वेस्ट बंगाल के साथ और मेघालय बना रहा है, सॉरी बांग्लादेश बोल रहा हूँ, मेघालय बना रहा है आपका असम के साथ। मतलब एक ही कंट्री के साथ बाउंड्री है और एक ही स्टेट के साथ बाउंड्री है मेघालय की, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री और असम के साथ है। तो ध्यान रखना, सिक्किम एकमात्र, मतलब सिक्किम एक भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सिर्फ एक ही दूसरे भारतीय राज्य के साथ बाउंड्री शेयर होती है, दैट इज वेस्ट बंगाल। और उसी तरह मेघालय के भी सिर्फ असम के साथ ही बाउंड्री शेयर होती है। ऑल राइट, क्लियर है यहाँ तक? देन अगर आप फैक्ट देखेंगे यहाँ पर, स्टेट्स, ठीक है, स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद 3 नेशन, 3 कंट्रीज के साथ कौन कौन से, 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम है, अगर आप देखो तो ये सिक्किम है। सिक्किम यहाँ पर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे भूटान के साथ कर रहा है और यहाँ पे नेपाल के साथ कर रहा है। ये रहा आपका नेपाल, ये रहा आपका भूटान और ये रहा आपका चाइना। तो 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है सिक्किम। देन ये रहा आपका सिक्किम, ये रहा आपका भूटान और यहाँ पर आ जाएगा अरुणाचल। अरुणाचल भी तो 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये हो गया भूटान, यहाँ हो गया चाइना और यहाँ हो गया म्यांमार। और वेस्ट बंगाल तो हमने देखा ही, वेस्ट बंगाल यहाँ पर बांग्लादेश के साथ, यहाँ पे नेपाल के साथ और यहाँ पर भूटान के साथ। और बीच में क्या है? बीच में यहाँ पर सिक्किम बैठा हुआ है, यहाँ पे नेपाल के साथ और यहाँ पर भूटान के साथ। तो 3 हमारे स्टेट्स ऐसे हैं भारत में जो 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, सिक्किम, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल। और एक यूटी है लद्दाख, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, चलो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे BRO, जिनके बारे में थोड़ा सा जानना है। जैसे BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। 1960 में ये बना था। इसका काम है भारत की जो भी आपकी बॉर्डर्स हैं वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करता है, NHAI नहीं करता है, वहाँ पर BRO करता है। भारत का बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में 1985 से लेकर 90 के बीच में। द प्रोग्राम एम्स टू मीट
The special development needs of the people living in remote and inaccessible areas situated near the international borders of पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इन एरियाज़ में इसको चलाया गया था BADP, ठीक है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी CAPFs हैं जो बॉर्डर्स को गार्ड कर रही हैं। देखो, पहली बात तो होता यह है कि बॉर्डर में अगर हम देखें तो आर्मी नहीं बैठी होती है, ओके। आर्मी इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है हमारी CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इनका काम ये होता है कि पीस टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हमारे बॉर्डर हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हम बात कर लें या फिर उसके अलावा भी हम बात कर लें नेपाल, भूटान, ठीक है, या फिर चाइना के साथ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आर्मी बैठी हुई, यहाँ पर CAPFs गार्ड कर रही हैं बॉर्डर को, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश हो, इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, इंडिया नेपाल हो, इंडिया भूटान हो, यहाँ पर CAPFs बैठी हुई है। अगर मान लो कल को वॉर होती है, कल को इस तरीके का कुछ भी एग्रेशन आता है, तो उसमें क्या करती हैं, कुछ टाइम के लिए CAPFs को बस कंट्रोल करना होता है उसको, एंड तुरंत आगे आ जाती हैं कौन, आर्मी, और CAPFs चली जाती हैं पीछे। तो पीस टाइम में CAPFs गार्ड कर रही होती हैं बॉर्डर्स को, वॉर टाइम में वो पीछे चली जाती हैं और आर्मी जो है वो आगे आ जाती है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं। तो डिफेंस फोर्सेज 3 हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं। CAPF जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती हैं ये। ITBP जो है ये इंडिया और जो चाइना का बॉर्डर है, अब इसको हम बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ना कि इंडो चाइना बॉर्डर पुलिस, क्योंकि हम तिब्बत को चाइना का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि तिब्बत को ऑक्यूपाई कर रखा है, कैप्चर कर रखा है किसने, चाइना ने, तो इसको हम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बोलते हैं। इसी तरीके से सशस्त्र सीमा बल है, SSB है, जो कि नेपाल और भूटान, जो हमारे पीसफुल बॉर्डर है, अगर आप देखो नेपाल भूटान में बहुत ही कम, बहुत ही लीस्ट, कभी भूटान में तो ना के बराबर, नेपाल में उतना नहीं, कभी एग्रेशन होता है या फिर कभी हमारी वॉर हुई है। वॉर हमारी सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुई है और हमारी चाइना के साथ हुई है और बांग्लादेश के साथ नहीं हुई है, लेकिन बांग्लादेश को जब लिबरेट किया था तो वो वाले एरिया में भी वॉर हुई है। तो इसीलिए इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे BSF देखने को मिलेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और अगर बात करेंगे CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, ये जो है CRPF, ये किसी बॉर्डर को गार्ड नहीं करती है। ये जब भी कोई ऐसा जैसे नक्सलाइट एरिया, जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, जहाँ जहाँ नक्सलिज्म फैला हुआ है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, इसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, तो यहाँ पर है CRPF बैठी हुई है। प्लस जहाँ पे चुनाव वगैरह होंगे, कहीं पर अगर दंगे वगैरह हो गए, तो वहाँ पे CRPF को कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। उसका काम किसी बॉर्डर को गार्ड करना नहीं होता। और असम राइफल जो है नॉर्थ ईस्ट में रहती है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है, बट इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। इसीलिए जो UPSC पेपर करवाती है CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें आपका असम राइफल्स में कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। ITBP में मिलती है, SSB में मिलती है, CRPF में मिलती है, BSF में मिलती है और CISF में मिलती है। CISF भी आपका एक CAPF ही है, बट वो इंडस्ट्रियल जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका PSUs हो गया, जैसे गेल, भेल, सेल, नवरत्न और महारत्न, इन सबको हो गया, जहाँ पे आपकी कॉइन्स वगैरह, कॉइन्स की मिंटिंग होती है ना, ये सब जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। मेट्रो हो गई, काफ़ी सारे स्टेट्स की मेट्रो हो गई, मतलब हर स्टेट में नहीं, लेकिन जैसे दिल्ली मेट्रो वो CISF के अंडर में। UP मेट्रो आई थिंक CISF अभी आई नहीं है, यहाँ पर अलग से ही UP ने अपनी फोर्स लगा रखी है। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनको गार्ड करने का काम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का होता है, CISF का, जो लोगों की पहली पसंद होती है इन CAPFs। जैसे अभी CPO का रिजल्ट निकला तो पहली पसंद तो होती है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, नहीं तो CAPF में अगर देखें तो वही CISF ही होता है, बिकॉज क्योंकि पीसफुल बहुत रहती है। CRPF में क्या रहता है, भाग की दौड़ ज़्यादा रहती है, इधर कभी उधर कभी, मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इनिशियल पोस्टिंग नक्सलाइट एरिया मिलती है। देन ये BSF भी आपकी ये थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर हो गए, ठीक है, थोड़े से खतरनाक बॉर्डर माने जाते हैं, और ये पीसफुल बॉर्डर है, तो सशस्त्र सीमा बल भी उतनी मतलब थोड़ा सा पीसफुल टाइप जॉब मानी जाती है। खैर, अब आते हैं कोस्टल बाउंड्री पे। तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं किसके बारे में, जो हमारी लैंड बाउंड्री है। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल बाउंड्री के बारे में, जो हमारी तटीय सीमा है, ठीक है। सर फिर राम सेतु कहाँ है? राम सेतु अभी प्रॉपर तरीके से उसमें नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। राम सेतु मैंने आपको पहले ही बताया था, वो एक तरीके के कोरल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जिसको एडम ब्रिज अंग्रेजों ने नाम दे दिया, जो कि अंडर सी है वो भी, ठीक है। तो कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया पे आते हैं। इंडिया के जो कोस्ट लाइन है वो 11,098 किलोमीटर हो चुकी है, पहले थी 7,516 किलोमीटर। ये रिकैलकुलेशन जो है अभी हाल ही में करी गई है, ठीक है, कुछ ही महीने पहले, सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के द्वारा, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट में करी गई है सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के द्वारा।
पहले ये जो 7,000, आप मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग है ये चीज़ नोट करने वाली कि 7,500 थी अभी, ऐसा क्या भाई नाप लिया कि 11,000 हो गया सीधे। क्योंकि थोड़ा बहुत तो अंतर आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई नई नई टेरिटरी ले ली है या फिर हमने पूरे बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया, म्यांमार पे, ऐसा कुछ तो ना, कुछ नहीं है। एक्चुअली में सिर्फ रिकैलकुलेशन हुआ है बेटर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के साथ, क्योंकि ये जो 7,516 है ना, ये 1970 में 1970 में कैलकुलेट किया गया था, और उस 1970 के बाद अब यानी कि कितने साल हो गए, लगभग 50 साल के बाद इसको कैलकुलेट किया गया है। अब ये निकल के आया 11,098। तो मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे या फिर जो पेपरों में पूछा जा रहा था वो गलत पढ़ रहे थे। इसी तरीके से हमारा जीवन भी है, ठीक है। हमें कुछ पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, हम गलत को सही मान के पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और हम में से काफ़ी सारी जो चीज़ें जिसको हम सही हो सकता है मान रहे हो, लेकिन वो गलत ही होंगी। हमें कुछ नहीं पता है रियलिटी क्या है, पर्दा लगा हुआ है, हम सब उसको सच मानते हैं, अपना जीवन काट लेते हैं, बस ख़त्म। तो उसी तरीके से अब देख लो कितने का अंतर है भाई ठीक है, 3,500 किलोमीटर का अंतर है, कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। लेकिन हम भी गलत पढ़ रहे थे, पेपर में गलत पूछा जा रहा था, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। क्यों क्योंकि सब ने ही एक यूनिट मान रखी है। इसी तरीके से होता है जब, जिसको रूढ़िवादी सोच है फिर जो भी बोलते हैं कि हर कोई जब सब चीज़ को मान रखा होता है, और जब कोई एक बंदा अपोज करता है उसको, नहीं 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 ये गलत है, तो सारे बंदे मिलके उसको पागल बोल देते हैं, फिर बोल देते हैं कि इसी को नहीं आता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी लाइफ देख रहे हो, हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी को उछेड़ देता हूँ मैं खैर, तो द मेन लैंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ 5,422 किलोमीटर और आइलैंड टेरिटरीज आर 3,228 किलोमीटर। इसका मतलब क्या, मेन लैंड है ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये है आपका मेन लैंड वाला पार्ट, यहाँ से लेके वेस्ट बंगाल तक, दैट इज़ गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक। जो लक्षद्वीप हमने देखा, जो अंडमान निकोबार देखा, वो हैं हमारी क्या, आइलैंड टेरिटरीज। तो आइलैंड टेरिटरीज हैं 3,228 किलोमीटर का, और मेन लैंड जो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक मिलेगा वो 5,422 किलोमीटर है, उसको बोलते हैं मेन लैंड। और ये हैं आपके क्या, आइलैंड टेरिटरीज। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देन पूरा अगर मैं चार्ट देखूँ जो अभी लेटेस्ट एकदम अपडेट हुआ है, वो उसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री है वो किसकी है, अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की है सबसे ज़्यादा, 3,083 किलोमीटर। देन गुजरात के अगर आप देखेंगे, गुजरात आ जाता है 2,340, यानी स्टेट के टर्म्स में गुजरात नंबर 1 पे है, लेकिन ओवरऑल तो अंडमान निकोबार ही है, ठीक है। देन सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, पकड़ो शॉर्टेस्ट किसका है, तो शॉर्टेस्ट अगर आप देखेंगे तो किसका है, तो शॉर्टेस्ट है यहाँ पर दमन दीव 54 किलोमीटर। स्टेट के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो गोवा है 193 किलोमीटर है सिर्फ इसका, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर में देखें तो टॉप 3 में हम कैसे लगा सकते हैं, तो अंडमान निकोबार हो गया, ये याद करना। अगर स्टेट पूछेगा तो गुजरात हो गया, 2,340 किलोमीटर है। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो तमिलनाडु आता है, ठीक है। देन आएगा आंध्र प्रदेश। तो GTA करके याद कर सकते हो, ठीक है, GTA करके याद कर सकते हो स्टेट के टर्म्स में। और सबसे टॉप पे बैठा हुआ अंडमान निकोबार। सबसे कम किसका है, दमन और दीव का है, लेकिन अगर पूछ लेगा स्टेट में तो वो गोवा है आपका, ऑलराइट, ठीक है। सॉरी, दमन और दीव नहीं होगा आपका, पौंडीचेरी होगा, ठीक है, पौंडीचेरी, बिकॉज पौंडीचेरी का सिर्फ 42 किलोमीटर्स है, ठीक है, पौंडीचेरी देन दमन दीव आएगा। तो ये सब लिखा हुआ है, जब भी मैंने आपको बताया था वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देन ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं सब कुछ, ओके। सी बॉर्डर्स पे आते हैं, तो सी बॉर्डर तो मैंने श्रीलंका के साथ बता दिया, पाक स्टेट है, पाक जल डमरू मध्य है। भाई जल डमरू मध्य क्या होता है, डमरू कैसा होता है, ऐसा होता है ना डमरू, ठीक है। ये नैरो, तो नैरो वाटर बॉडी जो दो लैंड मासेस को अलग करती है, तो स्टेट या जल डमरू मध्य उसी को बोलते हैं। और मालदीव्स भी है। मालदीव्स कहाँ है, मालदीव्स तो हमें दिख ना रहा है, तो मालदीव्स एक्चुअल में यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ता है, और लक्षद्वीप के नीचे ही आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप के नीचे ही मालदीव्स है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऑलराइट, क्लियर है। इंडिया सी बॉर्डर इंक्लूड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, तो ये इंडिया है, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ आपका अरब सागर अरेबियन सी है, ठीक है, एंड द इंडियन ओशन टू द साउथ, ये आपका लार्जर इंडियन ओशन है, जिसके पार्ट हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ मन्नार इज अ शैलो सी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, लोकेटेड नियर द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको दिखा दिया, पाक बे ऊपर है और आपका जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो नीचे है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाक बे, और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार, ये आप देख सकते हैं, ये गल्फ है पूरा, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और ऊपर है पाक बे। यूजुअली गल्फ बड़ा होता है बे से, ठीक। चलो अब आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, एंड दैट इज इंडिया का
जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, टेरिटोरियल तो हमने देख लिया था, जो इंडिया का जो हम बोल सकते हैं कि सी बाउंड्री है, सी बॉर्डर्स। तो यूएन क्लॉज करके एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिसने कि 1982 में जिसको, ठीक है, इट वाज अडॉप्टेड एंड 1994 में इट केम इनटू फोर्स। इसने 5 जोन्स में डिवाइड किया है पानी को। जैसे कि ये भारत है, तो भारत का गुजरात से लेकर अगर आप देखोगे तो भारत के कितने राज्य हैं जो कोस्टल हैं, तो भारत में टोटल 9 राज्य हैं, 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल हैं और 4 यूटीज़ हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो 9 राज्य अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो गुजरात है, देन महाराष्ट्र है, देन गोवा है, देन कर्नाटक है, देन केरला है, देन तमिलनाडु है, देन आंध्रा है, देन उड़ीसा है, देन वेस्ट बंगाल है। तो टोटल 9 स्टेट हो गए। ये 9 राज्य हो गए जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? समुद्र के साथ, यानी इनको कोस्टल स्टेट्स हम बोल देते हैं। तो 9 राज्य ये हो गए। और 4 यूटीज़ कौन सी हो जाएंगी? 4 यूटीज़ कौन सी होंगी? तो पहली तो ये लक्षद्वीप, दूसरी ये अंडमान निकोबार हो गई 2, देन ये जो पौंडीचेरी, पुडुचेरी, जो भी आप बोलो, ये तीसरी हो गई, और चौथी हो जाएगी ये आपकी दोनों मिला के दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। तो 4 यूटीज़ हैं और 9 स्टेट हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं समुद्र के साथ, दैट इज कोस्टल स्टेट्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब यूएन क्लॉज जो संस्था है, इसने क्या किया था, 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया था। सारा जो सब कुछ है, जितना भी पानी वाला मामला है, उसको 5 जोन में डिवाइड किया। एक को बोला इंटरनल वाटर, जो किसी देश के अंदर पानी लोकेटेड है, कोई लेक है, रिवर है, कोई भी वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, उसको इंटरनल वाटर कंसिडर किया जाता है। देन समुद्र का पानी, यानी कि इधर की ओर, इंटरनल वाटर तो अंदर की ओर हो गया। अब बाकी जो पानी बाहर की ओर है वो है टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिजुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज। देखो है क्या कि जो भी हमारी कोस्ट लाइन है उसको हम नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि समुद्र में इतनी दूर में गया, तो वहाँ किलोमीटर नहीं, वहाँ पे नॉटिकल माइल चलता है। एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। तो जो इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है, टेरिटोरियल लिमिट का मतलब ये है कि जो इंडिया का टेरिटोरियल बॉर्डर है वो कितना है, वो इतना है 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल का मतलब क्या हो गया, लगभग 22 किलोमीटर फ्रॉम दी कोस्ट। ये इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट है। टेरिटोरियल लिमिट का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर किसी भी शिप को आना है, किसी भी शिप को आना है, तो वहाँ पे उसको परमिशन लेना पड़ेगा, किससे? इंडिया से। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, तो धीरे धीरे जैसे ये हो गया आपका पार्ट टेरिटोरियल वाटर का 12 नॉटिकल माइल, इससे और आप 12 बढ़ेंगे, यानी कि टोटल 24 हो जाएगा बॉर्डर से। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजुअस जोन, हिंदी में इसको बोलते हैं सन्निकट क्षेत्र। टेरिटोरियल बॉर्डर हो गया आपका, यानी कि प्रादेशिक सीमा, ठीक है, और कॉन्टिजुअस जोन हो गया आपका सन्निकट क्षेत्र। तो कॉन्टिजुअस जोन जो है आपका वो कहाँ तक जाता है, वो आपका जाएगा 24 नॉटिकल माइल तक, कोस्ट से 24 नॉटिकल माइल। ठीक, अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट के कुछ कस्टम्स, कुछ रूल बिठा सकती है। जुरिस्डिक्शन है कॉन्टिजियस जोन में भी, ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, इमिग्रेशन हो गया, ठीक है, कस्टम्स हो गए, इन सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। 24, यानी कि इंडिया का जो मेन पावर है वो टेरिटोरियल लिमिट तक है, थोड़ा बहुत पावर और है कॉन्टिजियस जोन में, और देन उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम EEZ बोलते हैं। ये कहाँ तक जाता है, ये आपका जाता है 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक ये पूरा एक्सटेंड होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर? बेस लाइन से, बेस लाइन का मतलब होता है ये जो आपकी एक्चुअल मेन लैंड है वहाँ से। क्लियर है? तो 5 जोन्स हैं, टेरिटोरियल वाटर, और देन उसके बियॉन्ड हाई सीज है, उसमें इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है, वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बियॉन्ड इंडिया का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। इंडिया का जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ही है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ही सिर्फ इंडिया के पास जुरिस्डिक्शन है, उसके बियॉन्ड हाई सीज आ जाते हैं। तो इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर या फिर टेरिटोरियल जोन, कॉन्टिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 5 जोन्स में ये पूरा डिवाइडेड है आपका, जिसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक है फ्रॉम दी कोस्ट। ठीक है। कन्याकुमारी इज अ प्लेस इन इंडिया विद द बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी मीट। आप देख सकते हैं ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी और ये इंडियन ओशन। तो यहाँ पर तीनों का मीटिंग पॉइंट है। न्यू पंबन ब्रिज, द फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, कनेक्ट्स पंबन टू मंडप, जो कि आपका मेन लैंड इंडिया में आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पंबन। तो ये वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कैसे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से सी आ रही है और ये जो पूरा पार्ट है ये वर्टिकली खुद को लिफ्ट कर लिया इसने। अब ये जब सी निकल जाएगी तो पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा और ये यहाँ से रेल गुजरेगी, ठीक है, रेल लाइन यहाँ पर बिछेगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज। ये पूरा वर्टिकली लिफ्ट हो गया और यहाँ से सी जो है जो शिप है वो पास होता है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर एंड। अब किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर बात करेंगे तो इंडिया को ये राइट है कि वो फिशिंग वगैरह कर सकता है या फिर जो डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन है उनको कैरी आउट कर सकता है। जैसे कि अगर अभी आपको याद हो तो इंडिया का एक मिशन चल रहा है जिसको हम बोलते हैं समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन के बारे में पता है आपको? इसमें क्या है, 6,000 मीटर यानी 6 किलोमीटर ये डेप्थ में भेजा जाएगा। कितने लोगों को? तो 3 लोगों को यहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और इस कहाँ किससे भेजा जाएगा, तो एक मत्स्य 6000 करके एक है आपका सबमर्सिबल व्हीकल, उससे भेजा जाएगा जिसको कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई में, वो डेवलप कर रहा है और 2027 तक डेवलप हो जाएगी। हाँ, कर दिया था गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका। यनम नहीं बताया, यनम आपका आंध्र प्रदेश में, बताया तो था। यहाँ पर यनम है, ठीक है, ये पुडुचेरी है, ऊपर यनम आपको देखने को मिलेगा, माही यहाँ पे पड़ता है और कराईकाल नीचे है। हाँ, इसमें ट्रेन भी चलती है। क्योंकि ये वर्टिकली लिफ्ट है ना, वर्टिकल लिफ्ट है ये, तो यहाँ से शिप आएगी अपना और ये फिर नीचे जाएगा तो उससे ट्रेन जाएगी। ओके, ठीक है, क्लाउड्स का वो मुझे बताना था, अल्बीडो वाला। फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। या और बाकी बैच वगैरह आपको पता है, ठीक है। जिन लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स वगैरह लेने हैं, क्विज़ वगैरह एक्सेस करना है, टेलीग्राम ग्रुप, तो वो बैच वगैरह एनरोल कर सकते हैं परमार अकेडमी एप्लीकेशन से, राइट, ठीक है। अल्बीडो पे भी आ रहा हूँ बस, ठीक है। आंसर की नहीं दिख रही बिकॉज वो एक्सपायर हो गई थी कल सुबह 11 बजे। क्लाउड के बारे में बता रहे हैं, मुझे पता है। हाँ, आइलैंड करा दीजिए सर, एनटीपीसी में पूछा था। सारा आज ही थोड़ी ना करा देंगे। और ये तो वैसे तो मैंने बोला नहीं कि अभी स्किप हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो मैंने आज बेसिक्स आपको पढ़ाएं। कल से 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड भी आता है और हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आप एनटीपीसी का कहीं का भी क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। आज तो हमने जाना है भारत और उसके जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में। कहाँ गया भाई, एक सेकेंड का, चलो चलिए क्वेश्चन करिए, ठीक है। या तो रुको, पहले ये क्वेश्चन करो जल्दी से। अखंड मैप, भारत मैप देखो, ओके। देखिए LAC जो है सर, रिवाइज करा दीजिए, रिवाइज करवाते हैं और अल्बीडो के बारे में बताना है, ठीक है। पहले रुको, हम अल्बीडो के बारे में बता देते हैं आपको, नहीं तो फिर छूट ना जाए। तो अल्बीडो के बारे में आपको पता है कि कौन सा सरफेस कितना सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको अल्बीडो बोलते हैं। जो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगा उसका उतना ही ज़्यादा अल्बीडो होगा। सबसे ज़्यादा अल्बीडो उस क्लाउड का होता है जो बहुत ही थिक होता है, जो लो क्लाउड होता है, यानी कि बहुत ही ऊंचाई में नहीं होता, बहुत हाई अल्टीट्यूड में नहीं होता और बहुत थिक होता है। तो उसमें से आ जाता है जैसे आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है इसका अल्बीडो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएंगे स्ट्रैटोक्यूमुलस। स्ट्रैटोक्यूमुलस वैसे SSC में तो शायद इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, चांसेस कम है, लेकिन ना बाकी सीधे CAPF में पूछ सकता है। देन सिरस आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जितने आप ऊपर जाते जाओगे तो वो होता जाएगा। देन ठीक है, तो ये 3 क्वार्टर याद रखना। सबसे ज़्यादा होता है क्यूमुलोनिम्बस का, देन स्ट्रैटोक्यूमुलस और देन सिरस का, ओके। अब ये पहले ये वाला क्वेश्चन करो फिर आते हैं। और सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे यार क्वेश्चन, ठीक है। गुजरात, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं गुजरती है, तो नागालैंड से नहीं जाती है, सिंपल, ठीक है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जहाँ से ये जाती है। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी कोस्टल एंड लैंड लॉक्ड स्टेट। तो हमने एक एक्टिविटी करी भी थी,
तो दो कोस्टल स्टेट हैं, गुजरात और आपका वेस्ट बंगाल, दो ही कोस्टल स्टेट्स हैं। त्रिपुरा और मिजोरम तो कोस्टल स्टेट्स हैं नहीं, तो सिर्फ दो स्टेट हैं और कोस्टल, और बाकी के जितने हो जाएंगे वो सारे लैंड लॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है, जॉनसन और एल में अगर बात करेंगे तो एल इज़ दी करंट वन। ठीक है, एल जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये करंट में एक काइंड ऑफ बाउंड्री है। जॉनसन लाइन वो लाइन है जहाँ पर अगर उसको खींचा गया तो, और एल भी कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, अनऑफिशियल डी फैक्टो काइंड ऑफ बॉर्डर बन गया है। और जॉनसन की अगर बात करेंगे तो वो एक बोल सकते हैं प्रपोज लाइन है कि भाई इंडिया का ऐसा कहना है कि ये लाइन अगर होगी जॉनसन लाइन, ठीक है, जो एक्साइचिन वाले एरिया में, तो वो एक्साइचिन का जो हिस्सा है वो भारत में आ जाएगा। भारत जॉनसन को मानता है, लेकिन इसको मैकमोहन भारत जॉनसन को मानता है और चाइना मैकमोहन को नहीं मानता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर अभी करंट में एल है। ठीक है, जॉनसन लाइन वो लाइन है कि अगर वो बन जाएगी तो एक्साइचिन भारत में आ जाएगा, जिसको कि चाइना मानता नहीं है। यहाँ पर है मैकमोहन लाइन, जिसको कि चाइना भी उसको भी नहीं मानता है। चाइना अपनी अलग से मैकडोनल्ड लाइन को मानता है। एल करंट में बॉर्डर है, जैसे कि पीओके करंट में बॉर्डर है यहाँ पे। ठीक है, एल जैसे यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल, वैसे यहाँ पर एल है। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ से बॉर्डर होना चाहिए राइट क्लिफ लाइन से, वैसे यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ से जॉनसन लाइन होनी चाहिए। टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ, ये अभी नहीं करना है, सॉरी अभी मैंने करवाया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? हैदराबाद, भुवनेश्वर, पणजी या फिर मुंबई? तो पहले आप थोड़ा सा अपने मैप, अपने दिमाग में मैप को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। मुंबई तो यार बहुत ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, भुवनेश्वर भी बहुत ऊपर हो जाएगा, तो इन दोनों को क्रॉस कर सकते हो। गोवा यहाँ पर पड़ता है, गोवा कैपिटल पणजी, और हैदराबाद भी यहाँ पर आसपास पड़ता है। तो हैदराबाद एक्चुअली में थोड़ा सा ऊपर पड़ेगा आपको, देखो आप यहाँ पर, ये हैदराबाद है और गोवा आप देखो ये पणजी, तो हैदराबाद थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर। बाकी तो भुवनेश्वर और मुंबई तो बहुत ही ऊपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पणजी, जो इक्वेटर के सबसे नज़दीक है। इक्वेटर नीचे है ना, तो इक्वेटर नीचे है, तो जो सबसे नीचे होगा वो नज़दीक होगा सबसे इक्वेटर के, भूमध्य रेखा के। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया इज लोकेटेड एट द नदर मोस्ट लैटिट्यूड, सबसे उत्तरी जो अक्षांश है उस पर कौन सा शहर स्थित है? श्री गंगानगर है, नैनीताल है, गैंगटॉक है, ईटानगर है। तो यहाँ पर आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना पूरे मैप की, वो यहाँ पर बहुत काम आने वाली है कि आप कितना समझते हैं कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, कौन ऑफर एक्सटेंड कर दीजिए प्लीज़। अच्छा चलो देखते हैं हो पाएगा तो। श्री गंगानगर आपका राजस्थान में, ध्यान रखना। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। गैंगटॉक कहाँ है? तो सिक्किम में है, सिक्किम की कैपिटल है। और अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर। ठीक है, तो सबसे नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे कौन सा स्थित है? राजस्थान का श्री गंगानगर, नैनीताल। तो आप यहाँ पर देखो तो गैंगटॉक यहाँ पर है, ईटानगर यहाँ पर है। राजस्थान का श्री गंगानगर, ये आप देखो, अगर मैं ये लाइन खींचूँ इस तरीके से ऐसे, तो श्री गंगानगर यहाँ पर आना चाहिए, तभी वो ऊपर होगा। लेकिन अगर आप देखो तो उत्तराखंड इससे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट वुड बी नैनीताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस देश से नहीं जाती है प्राइम मेरिडियन, बताइए। अब ये हमारी जो दूसरी क्लास थी उससे क्वेश्चन है। वो आगे हम करेंगे कल से, कल की क्लास। अब मैं फिर से वही, अब बोलोगे सर रोज आप वही बोलते हो। ठीक है, आज क्लास से चलो हमने बेसिक समझा है, लेकिन कल से हम अपने फिजियोग्राफिक डिवीजन स्टार्ट करेंगे। हिमालय, ग्रुप ऑफ आइलैंड, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सब नदर्न प्लेन्स, ग्रुप ऑफ, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स, ये सब करने के बाद हम रिवर्स पे आएंगे। तो ये जो पूरा वीक है ना, जहाँ पर 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स करेंगे और रिवर्स करेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट है, बता सकता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी के मामले के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो मिस मत करना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इंग्लैंड तो होगा जिसको हम यूके बोलते हैं, फ्रांस ये भी होगा, पोर्चुगल तो नहीं है, पोर्चुगल नहीं था। ठीक है, स्कॉटलैंड भी नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड था, फ्रांस था, स्पेन था, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, ये सब थे। तो 3 और 4 नहीं होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्रांस है, स्पेन है, यूके है,
ठीक है, अल्जीरिया है, माली है, देन आपका यहाँ पर घाना पड़ेगा, ठीक है, देन आपका नीचे एंटार्क्टिका और यहाँ पर बुर्किना फासो, घाना, ये 2 कंट्रीज़ आएंगी। डूरन लाइन इज़ अ बॉर्डर डिमार्केशन दैट सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो डूरन लाइन किन 2 देशों के बीच में है? अफगानिस्तान ईरान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। चलो, हाउ मेनी ऑफ दी अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। 4 से भी ज़्यादा टाइम जोन किस कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। अब देखो 2 ही तरीके कंट्री होंगे, अल नीनो बता दीजिए, क्यों नहीं, सारा कुछ छोड़ के मैं अल नीनो बताने बैठ जाऊँ आपको। अल नीनो बताऊँगा, लेकिन जो क्लाइमेट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे, उसी में आपको अल नीनो, ला नीना, कोएपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा, वहीं पे सब कुछ देखेंगे। रुक जाइए अभी, ठीक है। चलो, तो मोर देन 4 टाइम जोन्स की बात हो रही है सर, ठीक है। तो या तो उस देश का बहुत ही ज़्यादा देशांतरी विस्तार हो, या तो उसकी बहुत सारी और कहीं पर टेरिटरीज़ हों। उसी देश में 4 से ज़्यादा टाइम जोन हो सकते हैं। जैसे यूके की अगर बात करें, न्यूजीलैंड में तो नहीं होगा कि न्यूजीलैंड ने बहुत ज़्यादा सच कुछ तो नहीं किया है कि बहुत टेरिटरीज़ रही हैं। यूके ने किया है, आपको पता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन है इसका, बहुत सारी टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, कॉलोनाइजेशन किया है। डेनमार्क ने भी किया है, ठीक है। ब्राज़ील का तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में भी होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर ओनली 3। न्यूजीलैंड और ब्राज़ील में नहीं होगा, ठीक है। मोर देन 4 टाइम जोन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ब्राज़ील में एग्जैक्टली 4 टाइम जोन्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि 4 से ज़्यादा किस में हैं, 4 से ज़्यादा कितने किस में हैं। तो 3 में होंगे, यूके, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ असम शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज एंड इंडियन स्टेट्स रेस्पेक्टिवली। असम कितनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो असम अगर आपको याद हो